चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? हो गई। हाँ भाई स्टार्ट हो गई। चलो बढ़िया ओके। हाँ तो फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटिक थ्योरी, तो लैंग्वेजेस वही होती है अपनी हिंदी इंग्लिश वगैरह, ठीक है ना। पर फॉर्मल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि फीडबैक मत करो इधर से, कि कोई भी लैंग्वेज जो किसी बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। तो यूजुअली मैथमेटिकल या कॉम्पिटिशनल टास्क के लिए जो लैंग्वेजेस हम डिज़ाइन करते हैं उन्हें फॉर्मल लैंग्वेजेस कहते हैं। और बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना है कि कैसे लैंग्वेजेस को डिज़ाइन करते हैं, क्या उनको डिज़ाइन करने के तरीके हैं, क्या यूज़ है उनका वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक लैंग्वेज बनानी है तो उसके लिए चाहिए होता है आपको एक अल्फ़ाबेट, एक इनपुट अल्फ़ाबेट जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो है ए से जेड तक ABCD, ठीक है। जो अपना हिंदी का इनपुट अल्फ़ाबेट है वो है क ख ग घ अ च च ज वो सब, ठीक है। कोई भी आपको लैंग्वेज बनानी है उसके जो सिंबल्स आप यूज़ करते हो वो आपका अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। अब यूजुअली फॉर्मल लैंग्वेजेस में, खासकर इधर, क्योंकि हमें असेंबली लेवल लैंग्वेजेस बनानी है जो कंप्यूटर्स में चलती हैं, तो वो बाइनरी होंगी, ठीक है। तो उसमें बस दो ही सिंबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको या तो हम 0,1 से डिनोट कर देंगे या A,B से। अगर आज तुझे अटेंड करनी है तो उधर से कर ले, इधर बैठा के। चलो ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू A,B। ये दो मेनली हमको दिखेंगे। मैं अभी यूजुअली ना 0 और 1 ही लूँगा। अगर तुम्हें बेसिकली कोई क्वेश्चन दिखेगा जिसमें A,B सेम ही बात है, बस उसको 0 और 1 से रिप्लेस कर देना। चलो ठीक है, पहली चीज़ है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को अगर आप जोड़ोगे आपस में, अल्फ़ाबेट की कोई भी सीक्वेंस बनाओगे 0 1 1 0 A B B B, ठीक है, ये होती है एक स्ट्रिंग, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स। तो अगर इनकी फॉर्मल डेफिनेशन जाननी है, वैसे मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, तो फॉर्मल डेफिनेशन में अल्फ़ाबेट इज़ द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स एंड a language is a string is a finite sequence of symbols over an alphabet। अभी तक जितना बताया मैंने समझ में आ गया ना। एक लैंग्वेज के लिए सबसे पहले हमको इनपुट अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं, और उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ जोड़ के, उन सिंबल्स को जोड़ जोड़ के हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, कुछ भी है ना। A B ये एक स्ट्रिंग हो गई, खाली A लिख दिया हमने, ये भी एक स्ट्रिंग है, खाली 0 लिख दिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। इरेजर यूज़ करूँ मैं कि सीधे इसको न्यू ही कर दूँ? न्यू, डोंट से, ठीक। अब देखो, अगर हम एक सेट लेते हैं जिसके अंदर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के बेसिकली सारे वो आ जाएं स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये अल्फ़ाबेट है 0,1, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, इससे जो भी बन सकता है वो सब आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें आ जाएगा 0, आएगा 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 1 1 1, वही तो समझ रहे हो ना, बेसिकली इन्फिनिट सेट हो गए। और इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे, और साथ में इसमें आएगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग यूजुअली हम एप्सिलॉन से, कुछ भी जो चीज़ मतलब एम्प्टी होती है, खाली होती है, एम्प्टीनेस को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है कि कुछ ना होना भी एक स्ट्रिंग है, तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं, वो भी इस सेट के अंदर आती है। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार। और अगर तुम इस सेट में से एम्प्टी स्ट्रिंग हटा दो तो सिग्मा प्लस बन जाता है, जिसमें बस ये है 0 1 और बाकी सब फलाना ढिमकाना, बस एप्सिलॉन नहीं है। ये नॉर्मल डेफिनेशनल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें कोई भी अगर सिंबल दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने दे दिया A,B दे दिया और पूछा कि इसमें से सिग्मा स्टार कौन सा है, सिग्मा प्लस कौन सा है, तो तुम बता सकते हो। जिसमें भी और उसके सारे वो आ जाएंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, एप्सिलॉन के साथ, वो सिग्मा स्टार है। जिसमें ये अवेलेबल नहीं होगा वो सिग्मा प्लस है। चलो अब अगली, ओ नहीं वेट, न्यू। अगली चीज़ क्या है? और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है x, कुछ भी स्ट्रिंग मान लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। इसकी लेंथ जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं बार लगा के, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी लेंथ हो गई। हम अगर हमको बताना है कि इसमें कितने 1 है और कितने 0 है, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसको अकरेंस कहते हैं।
तो अकरेंस ऑफ 1 है 1 2 3 4, ठीक है, और अकरेंस ऑफ 0 है 1 2 3, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है बिल्कुल 100%? हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो अब आते हैं एक चीज़ पे जिसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है 001 1101, एक स्ट्रिंग है 111, ठीक है, इन्हें अगर तुम्हें कॉन्कैटिनेट करना है, इसको मान लेते हैं ए है ये और इसको मान लेते हैं बी है ये। तो ए डॉट बी कॉन्कैटिनेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बेसिकली जोड़ना, ठीक है। 1101 111 ये बन जाएगी एक स्ट्रिंग बड़ी सी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉन्कैटिनेशन में हम वो कर देते हैं, जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ये है कॉन्कैटिनेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है ना, बी इंटू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ए इंटू बी इंटू ए अलग होता है। ऑब्वियसली बात है, बी इंटू ए करोगे तुम तो 111 बनेगा, जो कि एक बिल्कुल अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन हम खाली स्ट्रिंग्स की जगह पूरी लैंग्वेजेस के साथ भी कर सकते हैं। अभी लैंग्वेजेस क्या है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट है जैसे आपका 0,1 0,1। उसके बाद हमने इन सिंबल से, अल्फ़ाबेट के सिंबल से हमने स्ट्रिंग्स बनाई 111 000 ऐसे करके। अब अगर हम इन स्ट्रिंग्स को एक सेट में डाल दें, 0111101, हमने ये 3 स्ट्रिंग्स ली और हमने इसको एक सेट में डाल दिया, तो इस सेट को हम एक लैंग्वेज बोलेंगे। ये एक लैंग्वेज डिफाइन हो गई हमारी, ठीक है। L1 सपोज हमने इसको बोल दिया, तो समझ में पहले हम अल्फ़ाबेट लिया, अल्फ़ाबेट एटम्स हैं बेसिकली एक लैंग्वेज के, ठीक है। उसको जोड़ के फिर हमने ये मॉलिक्यूल्स बनाए जो कि स्ट्रिंग्स है, और मॉलिक्यूल्स का जो सेट है, ठीक है, वो आपका लैंग्वेज है, वो आपका मेन मैटर है। तो L1 एक लैंग्वेज हमने बनाई है, L2 एक और हम लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कुछ सिंपल बना देते हैं 1 1 और 0 1, सपोज ये हमने बनाया है, ठीक है। और और थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको हटा देता हूँ, या चलो छोड़ो कर ही देते हैं। अब हमको करना है कॉन्कैटिनेट L1 डॉट L2, पूरी की पूरी लैंग्वेज कॉन्कैटिनेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ब्रैकेट्स में होता था ना। हम 0 को लेंगे, पहले इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। फिर 11 को लेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर 1101 को लेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर अगर तुम बता सकते हो तो बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? 011 011, फिर 001 001, पहले पहले इधर और इधर 001, फिर 1111 हाँ 1111, ठीक है ना। फिर 1101 फिर 111 11 0111 1101 110101 ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन है L1 डॉट L2 का। और तुम देख ही सकते हो कि L2 डॉट L1 अलग सेट होगा, ठीक है ना। L2 डॉट L1 करोगे तो तुम पहले 11 ये 11 नहीं 110 पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, अलग स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है ना। चलो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। इसके सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि L1 डॉट L2 को कॉन्कैटिनेट करके दिखाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। चलो लैंग्वेजेस में भी जैसे अभी हमने उसमें देखा वो होता है लाइक डोंट से, अगर आप एक लैंग्वेज लेते हो, लैंग्वेज की पावर्स होती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की पावर्स, जैसे लैंग्वेज कोई लेते हैं हमने कोई लैंग्वेज ली 0,1 हमने एक लैंग्वेज ली, ठीक है, या 0,11 ले लेते। तो दिस इज अ लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट, ऐसे लिखते हैं हम, ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल्स टू 0,1। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज में ये ही सिंबल्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तुम 2 नहीं यूज़ कर सकते, 3 नहीं यूज़ कर सकते, 0 और 1 ही यूज़ होंगे खाली, ठीक है। और सिर्फ 0 से भी बना सकते हैं हम लैंग्वेज, सिर्फ 1 से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही लेना है।
जितना हमारा मन करे उतना हम लेंगे। अब इसकी पावर जो है L की पावर 1, तो यही होगा 0,0,11, ठीक है। L की पावर 0 क्या होगा अगर तुम गेस कर सको? क्या? 1 1 नहीं होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जब 2 की पावर 0 1 है ना, इसमें 1 मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 करते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी होता है। तो तुम किसी चीज़ को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब होता है कि वही सेम चीज़ वापस आ जाती है, ठीक है। तो जब भी तुम किसी की पावर 0 करते हो तो तुमको वो आइडेंटिटी मिलती है उस प्रॉपर्टी की, है ना। तो यहाँ पे भी तुम L टू द पावर 0 करोगे तो तुम्हें इसकी आइडेंटिटी मिलेगी, है ना। कुछ ऐसी चीज़ जिससे तुम अगर कॉन्कैटिनेट करोगे तो तुम्हें वही चीज़ वापस मिल जाएगी जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर तुम किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी स्ट्रिंग को, तुम्हारे पास 1101 है, 1101 और एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पे, अगर तुम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करोगे तो वापस तुम्हें 1101 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी एक है याद करने लायक कि मतलब कभी भी तुम किसी रेज़ टू द पावर 0 करते हो किसी भी चीज़ की, किसी एक प्रॉपर्टी में अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें उसकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी है, याद रट्टा भी मार सकते हो कि L टू द पावर 0 एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। फिर L टू द पावर 2 अगर तुम करोगे तो बेसिकली इसको अपने आप से कॉन्कैटिनेट करना है। तो सोचो क्या होगा, इसको आप अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो 0011, तो ये बनेगा 00, ठीक है ना। अगला बताओ, ऐसे 011 011, ठीक है ना, ऐसे। फिर 110 नहीं 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 110 सही है, 110 और फिर 1111, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे रेज़ टू द पावर 2 करोगे तो ये होता जाएगा, कॉन्कैटिनेट होता जाएगा। L रेज़ टू द पावर ऐसे तुम n तक जा सकते हो, ठीक है। उसको भी कुछ कहते हैं पर अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ। चलो, ये अब तुमको समझ में आ गया कि लैंग्वेजेस क्या होती है, तुमने लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, ठीक है। अगेन एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग्स बनती हैं और स्ट्रिंग्स के एक सेट को हम एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज बनाई कैसे जाती है? लैंग्वेज को बनाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है ग्रामर। ग्रामर का मतलब है कि तुम कुछ भी रूल्स डिफाइन कर दो कि भाई ये जो लैंग्वेज है इसकी ये रूल्स हैं, ऐसे-ऐसे ही हम कर सकते हैं, इसमें लिख दो कि भाई ये सब रूल्स हैं। वो होती है ग्रामर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये भी क्लास में आई थिंक मैम ख़त्म कर चुकी है, पढ़ा रही है, ठीक है ना। ग्रामर जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा तरीका होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? ये एक मशीन, और इसको पढ़ने के लिए फिर हम जो फ्लैट का दूसरा पार्ट था उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लैट है, तो फ्लैट का जो दूसरा पार्ट है वो है ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है। ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है? जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है वो है दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्यूटेशनल डिवाइसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हवा में है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, सब थ्योरेटिकल है, ठीक है। और कॉम्प्यूटेशनल डिवाइसेस हैं, तो कॉम्प्यूटेशनल मतलब कि कोई भी चीज़ जो कुछ कंप्यूट करती है, और हम कंप्यूटर्स के लिए बनाते हैं ये, ठीक है ना। और डिवाइसेस, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्यूटेशनल डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई भी डिवाइस होती है एक मशीन, इसमें तुम कुछ इनपुट डालोगे, इसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी, कोई टास्क करेगा और फिर तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। सिंपल डेफिनेशन डिवाइस की ये है, ठीक है। कॉम्प्यूटेशनल डिवाइसेस मतलब हम कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हम सिर्फ इसको पेपर पे लिखने के लिए या मतलब मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए बनाते हैं। एक्चुअल में हम नहीं बना रहे हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं बना रहे हैं। और क्यों बनाते हैं हम ये सब? क्योंकि क्या होता है कि जब तुम एब्स्ट्रैक्ट में आइडियल सिनेरियो में किसी को स्टडी करते हो तो तुमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उसकी, है ना। जैसे अगर हम फिजिक्स में जी की वैल्यू 10 लेते हैं या ये सब करते हैं, हमको पता है कि रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, ये सब होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, हम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। पर क्या कहते हैं, उधर आप स्टडी कर लोगे अगर आप आइडियल वर्ल्ड में, तो फिर प्रैक्टिकल में हेल्प मिलती है। तो ऐसे यहाँ पे जो हम एब्स्ट्रैक्ट स्टडी करते हैं डिवाइसेस की, वो इसीलिए करते हैं। तो ऑटोमेटा थ्योरी से फॉर्मल लैंग्वेजेस का क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन ये है कि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाएं
जिसके अंदर जो भी हमको रूल्स डालने हैं एक लैंग्वेज के, वो हम किसी तरह इसके अंदर डाल दें वो रूल्स, ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स डाल दें, और फिर उससे क्या हो कि हम दुनिया भर की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम सारी की सारी इसके अंदर डालें, यू नो 1101 011 या ए बी जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है ना, 1111 हम सारी स्ट्रिंग्स इसमें डाल देंगे, और जो जो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के जो हमने रूल्स डाले हैं उसको सपोर्ट करेगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अपने आप जो है हमको उस लैंग्वेज का सेट मिल जाएगा। तुम समझ रहे हो? इतना समझ में आया कि इसका क्या मतलब क्या है? ग्रामर जनरेट हो जाएगी, ग्रामर जनरेट हो जाएगी अपने आप। देखो अपने आप अगर इसके अंदर हम किसी तरीके से एक तरीके से ग्रामर इसमें ट्रांसलेट कर देंगे इसकी प्रोसेसिंग में, ठीक है, तो अपने आप हमको वो चीज़ें मतलब वो स्ट्रिंग्स हमको अपने आप मिल जाएंगी जो उन रूल्स को फॉलो कर रही है। ये एग्जाम्पल से ही मैं समझाता हूँ, ठीक है। न्यू, तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये जो फाइनाइट ऑटो, इनको फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ऑटोमेटा इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, इनमें बस इनपुट डालो आउटपुट अपने आप बाहर निकलता है, ऑटोमेटिक होती हैं, तो ऑटोमेटा कहते हैं इसलिए इनको। फाइनाइट होती है क्योंकि फाइनाइट स्टेट्स की होती हैं, कुछ इनफाइनाइट मशीन्स भी होती हैं पर हम फाइनाइट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इनको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर हम इनको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन। इसमें से सबसे पहले हम जो इसका सबसे सिंपल वर्जन है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन है NFA, वो पढ़ेंगे, ठीक है। NFA होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों? क्योंकि एक डिटर्मिनिस्टिक होता है वो बाद में आएगा, उसमें कुछ अलग रूल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स नहीं होते इसलिए इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा FSM और NFA पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो क्या, कहाँ से शुरू करूँ मैं? ठीक है, शुरू करते हैं। मशीन जो है, एक मशीन है, इसके अंदर हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स डालेंगे और कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, एक रैंडम सी मशीन बनाते हैं कुछ भी स्टेट्स के साथ, और हम उसमें रैंडमली कुछ भी स्ट्रिंग्स डालेंगे और देखते हैं कौन सी एक्सेप्ट होगी कौन सी रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर की प्रोसेसिंग कैसी दिखती है, कैसा दिखता है ये मशीन? तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्टेट्स। तो ये जो गोले गोले तुमको दिखते हैं ये हैं स्टेट्स, ठीक है। कुछ भी अभी गोले बना दो, कहीं भी बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये होता है स्टेट्स। हम 4 स्टेट्स बना देते हैं, A B C D, ठीक है। एक होता है इनिशियल स्टेट, इस पे ऐसे एक एरो बना रहेगा, और एक होता है फाइनल स्टेट, इस पे डबल सर्कल रहेगा, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, ये ना एक स्नेक एंड लैडर्स या लूडो की गेम की तरह है, जहाँ पे हमारा गोल है कि हमको A से D तक पहुँचना है कैसे भी करके, ठीक है। हमको मतलब हम स्टेट से होके भी जा सकते हैं, मतलब कैसे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसके रास्ते पे। रास्ते में तुमको दिखेंगे इसके एरोज ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एरोज दिखेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे एरोज, कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ सीधे इधर से इधर तक जा रहे होंगे, ऐसे करके तुमको एरोज दिखेंगे। इस टाइप का तुमको दिखेगा ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा। और हमारा गोल क्या है कि अगर हम यहाँ पर हैं, अगर हम A पर हैं तो हमको D तक पहुँचना है, ठीक है। इनिशियल स्टेट से हमको फाइनल स्टेट तक पहुँचना है। अब कैसे पहुँचेंगे? तुम्हें एक स्ट्रिंग दी गई है, अच्छा हाँ, ये जो एरोज है ना, इन पे जो भी आपका इनपुट है, अगर सपोज आपका इनपुट A, B है, तो इनको ऐसे लिखा होगा कि A B है, ये A है, ये A है, ये B है, ठीक है। ये सब ट्रांजिशन से, ये अगर आप तुम्हारा इनपुट अल्फ़ाबेट है, अगर इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1 होगा तो ये A B की जगह ये 0,1 होगा। मैं क्या लूँ, तुम बताओ, A, B लूँ कि 0,1 लूँ? एक ही बात है। 0,1 भी रखते हैं। ओ, मुझे सबसे लाउड आवाज़ 0,1 है तो मैं 0,1 लूँ। अभी तक 0,1 ले रहे हैं तो इसलिए ठीक है, 0,1 से रहे। तो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमारा जो है 0,1 है, यानी कि 0,1 की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उनमें से कुछ जो है वो एक्सेप्ट होंगी, कुछ जो है वो रिजेक्ट होंगी, ठीक है। तो इधर सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब
तुम्हें कोई एक स्ट्रिंग मिलती है, तुम्हें स्ट्रिंग मिलती है 1101, ठीक है, ये तुमको स्ट्रिंग मिली है अभी। अब गेम ये ऐसा है, हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ए से डी तक पहुँचना है, और ये ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास एक डाइस है जिसमें या तो 0 आता है या 1 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे डाइस में, ये एक तरीके से वो लिखा हुआ है कि तुम्हारे डाइस में क्या क्या आया, सबसे पहले 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। और गेम के रूल्स ये हैं कि अगर तुम एक गोले पर हो, ठीक है ना, और उसमें से कुछ एरो निकल रहे हैं, तो अगर तुम्हारा 1 आया है तो तुम सिर्फ 1 वाले एरोज पे ट्रैवल कर सकते हो, और अगर 0 आया है तो सिर्फ 0 वाले एरोज पे ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग आएगी 1101 और तुम यहाँ पे ए पे बैठे हो और तुम्हें कोई एरो दिख ही नहीं रहा है जो 1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो है वो 1 है, तो इसका मतलब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, इधर ही अटक गए हो, तो ये जो स्ट्रिंग है वो यहीं की यहीं रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक और हम ट्राई करते हैं, 000, ठीक है, एक सिंपल सी स्ट्रिंग हमने लिया, ठीक है। ये तुमको दिख जाएगी कि ये पहुंच सकती है डी तक। हमने ए से शुरू करा, ए पे हमको दिखा कि ठीक है एक एरो है जो जा रहा है 0 की तरफ, तो मतलब 0 के होते हुए, तो हम ये 0 को यूज़ करके हम बी तक पहुंच गए। अभी हम बी पे आ गए हैं, बी पे क्या हमको दिख रहा है, एक एरो जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, एक 1 से जा रहा है, 1 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो 0 वाले पे जाना पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पे सी पे पहुँच गए, ये हट गया। अब फाइनली हमारे पास एक 0 बचा है, यहाँ पे हमको एक एरो दिख रहा है 0 पे जाता हुआ, एक एरो दिख रहा है 1 पे जो वापस इसको यहीं पे ला रहा है, फिर से हमारे पास 0 है, तो हम फिर से इधर पहुँच जाएंगे। और अब ये अगर डी पे पहुँच गया है, अब ये देखो, ये मेन रूल है इसका, NFA का, DFA का, जो भी है, फाइनाइट ऑटोमेटा का, जो मेन कंडीशन है एक स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के लिए, वो कंडीशन है कि जब तुम्हारी ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने एक करके सब काट दिया ना, खत्म कर दिया, तो तुम फाइनल स्टेट में होने चाहिए। फाइनल स्टेट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इधर राइट एंड पे होगा, इधर बी भी हो सकता था फाइनल स्टेट, ए भी हो सकता था फाइनल स्टेट, जो इनिशियल है वही वापस फाइनल हो, ये भी हो सकता है। पर जब भी तुम्हारी स्ट्रिंग खत्म होगी, तुम्हें पूरी की पूरी स्ट्रिंग खत्म करनी है, सारे के सारे जितने भी तुम्हारे डाइस के रोल्स हैं सब खत्म करना है, सब यूजअप करना है, और यूजअप करने के बाद लास्ट में तुम उस गोले पे होने चाहिए जो फाइनल स्टेट है, तब जाके जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं, उसके बाद तुम्हें नहीं समझ आया तो फिर बताऊँ, ठीक है। अभी जैसे और कौन सी एक्सेप्ट हो सकती है इसमें, 0 1, अगर खाली 0 1 में बोलूँ, तो ए पर हो तुम, ए पर दिख रहा है 0 वाला एरो है, ठीक है। तो एक तो देख, हमें यही समझ में आ गया यहाँ से कि जितने भी हम स्ट्रिंग्स डालेंगे वो सारी 0 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रिंग 1 से शुरू हो रही है, जैसे 101, तो वो यहीं आके रुक जाएगी, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास जाने के लिए, सिर्फ 0 वाला रास्ता खुला है और 0 हमारे पास है नहीं। तो अगर 1 से शुरू कर रहे हो तो स्ट्रिंग अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई कि जो स्ट्रिंग है वो अच्छा, जो स्ट्रिंग है वो हमेशा 0 से शुरू होनी चाहिए। तुम देख रहे हो ना, ऐसे लैंग्वेज बन रही है ऑटोमेटिकली, हमारी कुछ कंडीशन सेट हो रही है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि यहाँ से 0 है और 1 है, तो 0 से हम यहाँ से यहाँ पे शुरू किया हमने, 0 पे जाएंगे, ये गया, हम यहाँ पहुँच गए बी पे, और बी से फिर हमको एक रास्ता दिख रहा है 1 को जाता हुआ, है हमारे पास सीधे डी पे, बस स्ट्रिंग खत्म हो गई और हम फाइनल स्टेट पे भी पहुँच गए। इसका मतलब 0 1 भी एक्सेप्ट हो गई। अभी तक क्या क्या एक्सेप्ट किया हमने, 0 0 0 और 0 1, ठीक है। इसको ज़्यादा नीट तरीका जो होता है लिखने का, जैसे तुमको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। इसका साइज़ कैसे बड़ा करते हैं शाकिर, यहाँ से, अच्छा ओ नेवर माइंड, ये एक्चुअली बहुत छोटा है, कंट्रोल प्लस करना शायद बड़ा। कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसके बाद तो मैं इसको हटा दूंगा, अभी बस खाली कर दूँगा। देखो ज़्यादा सुंदर तरीका क्या होगा इसको लिखने का, अगर मैं एक और स्ट्रिंग लिखूँ जो एक्सेप्ट होगी इसमें, पेंसिल है ना, ठीक है, ओके, ब्रश यूज़ करता हूँ ना, जैसे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो एक और स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे इसका साइज थोड़ा हल्का, एक और स्ट्रिंग लेते हैं 0 0 0 1 1 1, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। और अभी हमको देखना है कि ये एक्सेप्ट होगी इस मशीन में कि नहीं होगी,
तो हम लिखते हैं ऐसे, हम यहाँ से शुरू करेंगे ए से, ए हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ए से अब हमको यहाँ फाइनली डी तक जाना है, रास्ता क्या दिख रहा है हमको, ओके, यहाँ पे बी तक जाने के लिए हमको एक 0 चाहिए, 0 है हमारे पास है, तो हम बोलेंगे ठीक है ए से ये गया 0 पे, ऐसे करके एरो इधर बना देते हैं। नोट्स देख लेना मेरे, उसमें मैंने अच्छे सुंदर से बना के दिखाया ए से बी, ठीक है। अब बी पर है हम, तो अब बी से हमको जाना है, तो अब तुम बताओ कि अब हम कहाँ जाएंगे बी से। अगर हमको अगला जो इनपुट अल्फ़ाबेट जो हमको मिला है, सिंबल जो मिला है स्ट्रिंग का, वो 0 है, ऐसे सोचो कि डाइस में जो है 0 आया है और हम सिर्फ 0 वाले एरोज पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे बी से, सी पे जाएंगे, ठीक है। तो सी पहुंच गए। अब सी के पास जो है 2 रास्ते हैं, एक कि वो डी पे चले जाए पर उसके लिए उसको 0 चाहिए डाइस में, एक कि वो अपने आप पे कूदते रहे, ठीक है, उसके लिए उसको 1 चाहिए। हमारे पास 1 है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें अपने आप पे कूदना पड़ेगा। तो हम ऐसे कूदेंगे तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, हम फिर से कूदेंगे हम सी लिखेंगे, ओ यहाँ पे फिर कूदेंगे फिर सी लिखेंगे, 1 मिनट, ये 1 ये 2 इधर 3 और एक बार फिर कूदेगा ये लास्ट वर्ड। तो ए बी सी 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 सी, इस पे हम बहुत बार कूद लिए और फिर लास्ट में हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे। अब हम डी पे जा सकते हैं, तो लास्ट में डी। तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। समझ में आया तुम्हें इतना? हाँ ना बोलो कुछ। हाँ ठीक है, ये जो सेल्फ लूप होता है ना, इसको सेल्फ लूप कहता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका ध्यान रखना है कि जब भी ये इन्वॉल्व हो जाता है, कहीं पे भी इन्फिनिट नंबर ऑफ चीज़ें आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, मैं कितना भी बड़ा कर सकता था इस 1 1 को। तो कोई भी जो स्ट्रिंग है जो इस शेप की है कि 1 1 1 1 1 है ना, n टाइम्स, ठीक है, वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कितनी बार भी अपने ऊपर घूम सकता है। समझ रहे हो ना तुम, है ना। अगर हमें एक मशीन बनानी हो जो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर ले, क्या क्या चीज, हेलो बोलो भाई, बोल के शांत बैठो। अच्छा चलो, ये तुम्हारा जो है वो बन गया है, क्या कहते हैं, एक मशीन। इसको और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि एक बार तुमने ये समझ लिया उसके बाद फिर बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी का, न्यू, ठीक है। इस बार कुछ भी मैं मशीन, पहले तो मैं एक ऐसी मशीन बनाता हूँ ए बी सी जो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रिंग आप डालो वो एक्सेप्ट कर लेगी। कैसे बनाएंगे, चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि एक ये 0, ठीक है, एक स्ट्रिंग हम इधर बना सकते हैं 1, तो यहीं से ऐसे हो गया 0 1, ऐसे हम लिख सकते हैं 0। अच्छा, अगर मैं 0,1 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ए एक स्टेट है मेरा, बी एक स्टेट है, 2 एरो बनाने की बजाय जहाँ पे एक में 0 लिखा है एक में 1 लिखा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और सेम तरीके से अगर मैंने ऐसे यहाँ पे 1 लिखा है और मैंने यहाँ पे ऐसे करके 0 लिखा है, तो उसको मैं सीधे, एक सेकेंड इसको हटा दूँगा, सीधे मैं इसको 0,1 करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ही बात है वो, तो उसमें आप भयभीत मत हो कि ये 0,1 का क्या मतलब है। चलो मिटा देते हैं इसको। हाँ, तो ए से बी, फिर बी से ए बी, सपोज 0,1। तो अभी हमने एक मशीन बना दी है जिसमें बेसिकली ऑलमोस्ट क्या सारी ही 0 से और 1 की कोई भी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। हम ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ भी रैंडमली स्ट्रिंग अगर हम बनाएं, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1 0 1, उप्स, 0 1, ठीक है। तो देख लो ये क्या किस रास्ते से जाएगा, मैं कलर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ए पर है, तो बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर मेनली क्या है कि सबसे पहले तो मैं इधर ही कूदता रहूँगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 के लिए ऐसे कूद जाएगा अपने ऊपर, उसके बाद 1 आएगा फिर से फिर कूद जाएगा, फिर 0 आएगा तो फिर कूद जाएगा, फिर 1 आएगा, तो कूदता रहेगा थोड़ी देर तक। तो 1 भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर लास्ट में 0 और 1 चाहिए। अब हमको पता है कि नहीं, लेकिन हमें क्या है ना,
ये कूद सकता है पूरे टाइम यहाँ पे और यहीं पे रह सकता है हमेशा के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको इंटेंशनली वो पाथ ढूंढना है जो फाइनल स्टेट तक पहुंचे। तो हम यहाँ पे कूदने के बाद हम रुक जाएंगे, 1 पे कूदने के बाद हम रुक जाएंगे, हम कूद लिए यहाँ पे, अब हमको सी तक जाना है, तो हमको पता है कि ठीक है अगले वाले में अब हम यहाँ पे जो 0 है इसके थ्रू इसमें बी में जाएंगे, ये भी कट गया और फाइनली हमारे पास 1 बचा है, फिर इसको यूज़ करते हुए हम फाइनली इधर आ जाए। तो जब जहाँ तक स्ट्रिंग खत्म हुई वहाँ पे हम फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। देखो पाथ तो वो बहुत सारे ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ आके बी पे आके रुक सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। पर अगर एक भी पाथ तुमको मिल जाता है मशीन में जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो, क्योंकि अगर तुम एक कंप्यूटर में ये मशीन रन करोगे तो वो क्या करेगी, वो हर स्ट्रिंग के साथ हर पाथ ट्राई करके देखेगी, ठीक है। और किसी एक भी पाथ में अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। समझ गए तुम? तो हमको स्पेसिफिकली वो पाथ ढूंढना है जिसमें वो एक्सेप्ट हो जबरदस्ती, ठीक है। तो ये था NFA में। चाहे तो तुम एक और कुछ बना दो। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सीधे। इसमें क्वेश्चन बेसिकली आएंगे कि तुम एक NFA डिज़ाइन करो, तो अगर वो क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा एक NFA बनाओ, ऐसा NFA बनाओ जो सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे जो AB से शुरू होती है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। AB से शुरू होने वाली जो वो है स्ट्रिंग्स है सारी की सारी, सिर्फ वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऐसा NFA बनाओ, ठीक है। ओवर द अल्फ़ाबेट ऑब्वियसली A, B, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? अब हमको एक ऐसी मशीन बनानी है स्पेसिफिकली जिसमें ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए, जैसे A B, ठीक है, A B B, ठीक है, A B A A B A ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। और कुछ भी इनसे अलग, जैसे बी से शुरू होने वाली अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगी, बी ए बी है सपोज, ये हो जाएगा रिजेक्ट अपने आप, ठीक है ना। ए भी आना चाहिए शुरुआत में। तो कैसे करोगे इसको? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर तुमको कोई NFA बनाने को बोल रहा है और कोई कंडीशन दे दी है, तो पहले तो कोशिश करो कि जितना मिनिमम स्टेट्स में तुम कर सको करने की कोशिश करो। मैंने खाली यहाँ पे 2 स्टेट बनाए, ठीक है, A और B, ये इनिशियल स्टेट यहाँ से शुरू करेंगे और B फाइनल स्टेट यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक एक हमको ऐसे मशीन बनानी है, हमको वो एरो खुद लगाने पड़ेंगे इस हिसाब से कि सिर्फ ये वाली एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो AB। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सेल्फ लूप बना दिया A, B। इससे क्या होगा, इससे कुछ भी इन्फिनिट स्ट्रिंग्स आ सकती हैं अंदर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं A, B, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ क्या ये करेक्ट है? नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि ये तो बी भी एक्सेप्ट कर तो लेगी। B से भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे शुरुआत में ही अगर तुम इधर सेल्फ लूप में गया वो B कर लिया उसने, तो B कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्चुअली ये A और B की कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर हमको सेट करना है कि भाई A और B ही आना चाहिए और कुछ आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ लूप हम यूज़ नहीं कर सकते। सेल्फ लूप में यही होता है कि तुम कितने भी नंबर के कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अरे यार इसमें इरेज करने का बहुत झंझट है, रुको दूसरा ही बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का बनाता हूँ। देखो A, यहाँ से जाएगा A, एक B। तो अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप हटा दिया, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन इधर डाल दिया। तो अगर कोई शुरू हो रहा है तो A से ही शुरू होना पड़ेगा, एक तो मैंने ये सेट कर दिया। और दूसरा जो है, हम मुझे पता है कि भाई B ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे C, अगर मैं यहाँ पे भी एक सेल्फ लूप लगा देता सपोज B करके, तो वहाँ पे भी दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आगे लगाऊंगा फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं इसको, ये A, B, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर सपोज A B B B A होना था सिलेक्ट, तो शायद नहीं होगा, या फिर हो भी जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा भी नहीं, रुको इधर भी आना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक भी आना ही पड़ेगा, तो इधर तो नहीं लगा सकते।
ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अगर तुम यहाँ पे, अगर सपोज तुम ऐसा बनाने की कोशिश करते हो कि ए, अबे इसमें तो दिख ही नहीं रहा, ए, ठीक है, यहाँ से ए और इधर से बी, और यहाँ पे एक सेल्फ लूप मान लो ए कॉमा बी का, ठीक है। तो इससे वही इश्यू होता कि ठीक है, ए से तो तुम्हारा शुरू हो रहा है, लेकिन फिर ए ए ए बी इसी टाइप का बनेगा, या फिर ये चल जाएगा। एक सेकंड मुझे देखने दो, या तुम सोचो ज़रा क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, या आपको यही करने की जरूरत है? तूने तूने ए बी बोला था ना, तो ए बी थोड़ी एक्सेप्ट होगा। हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है, ये नहीं होगा एक्सेप्ट, सही बात है। ए और बी से ही शुरू होना चाहिए, तो ये बढ़िया सिस्टम है। इससे क्या होगा, सिर्फ ए और बी ही शुरुआत में एक्सेप्ट होगा, उसके बाद तुम फिर चाहे कोई बकचोदी तुम्हें करनी है करते रहो, ए बी भी करते रहो, उसके बाद जितना करना है ए बी आएगा यहाँ पे एटलीस्ट, उसके बाद बी 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 ए, जो भी तुम्हारी मर्जी है तुम कर सकते हो। इसी टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एंडिंग विद ए बी, कि ए बी से ख़त्म होता हुआ कुछ वो बनाओ, तो उसमें तुम क्या कर हमें वो सकते हो? शो करने की जरूरत नहीं है कि अगर बी इनपुट आती है तो कहाँ जाएगी। नहीं, और वो ट्रांजिशन डायग्राम वो मैं बाद में बताता हूँ, ट्रांजिशन टेबल ना बाद में बताता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि यूटी में तो नहीं आएगा, पर एंड सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो तुम क्या करोगे, सीधे सॉल्व करके ये डायग्राम बना के दे दोगे। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो तुम पूरा उसका डेफिनेशन दोगे, उसका वो टपल बनाओगे, ट्रांजिशन टेबल बनाओगे, वो ए सब मैं भाई एक बता। मिनट एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि उस पुराने वाले में एग्जांपल में हमने हाँ ए और बी को एक्सेप्ट किया, तो बिल्कुल। फर्स्ट केस में ए को बस पास किया सेकंड स्टेज पे। लेकिन अगर बी इनपुट आती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो शो नहीं करेंगे। उसको एक वो उसमें डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैम ने क्या इसमें बताया था, खत्म जो हो जाती है लोग। डेड कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हाँ हो डेट क्या? में, डेट नहीं में। नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमने क्या बनाया, हमने बनाया ए और हमने बनाया इधर वो बी। डीएफए है, ये एनएफए है। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी हमको बस खाली एक डायग्राम बनाना है जिसमें ए बी से शुरू होने वाली सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाए। अभी तू क्या कह रहा है अंशल कि इसमें डीएफए क्या की बोलना बात कर रहा है शायद। नहीं नहीं यार, मैं बोल रहा कि फर्स्ट स्टेट में हमने ए को पास किया, लेकिन है? हाँ अगर बी इनपुट आती है तो हमें पास नहीं करनी है, वो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ हाँ, तो नहीं वो ओके, दिखाने तो दिखाने की मुझे जरूरत बी नहीं के है। इनपुट को दिखाने की जरूरत नहीं ना एग्जाम नहीं में। नहीं नहीं, ना कुछ नहीं दिखाना तुझे, तुझे अगर क्वेश्चन में बस ये आया कि ए बी से शुरू करना है, बस ये बना के छोड़ देना है, ये है क्योंकि आंसर, अगर खत्म। दिखाना का जरूरी होता तो फिर वो बी को डेड स्टेट में डाल सकते थे ना हम लोग, वो भी तो सही ही रहता। नहीं 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 नहीं, वो तू कंफ्यूज हो रहा है। डेड स्टेट का जो मतलब है वो बहुत कुछ और है, वो डीएफए में ही यूज़ होता है। और वो अभी मैं जब डेड स्टेट बताऊंगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि क्या इशू। यहाँ पे अभी खाली हमको ये डायग्राम बना के छोड़ देना है। ये एक मशीन है, इसमें हम कुछ भी अभी स्ट्रिंग डालेंगे, बी ए बी डालेंगे, है ना, ए बी डालेंगे, ठीक है। अंशल और एनएफए में ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं है कि दो स्ट्रिंग्स निकलेगी। हाँ, एनएफए में तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे पास स्टेट्स हैं, हाँ तुम्हारे पास ये हाँ, इनपुट वो अल्फाबेट है, जहाँ से डीएफए का एरो घुसाने हैं, जहाँ से निकालने हैं, कुछ भी करो, वो ठीक है। डीएफए में होता है कि दो डीएफए स्ट्रिंग्स में नहीं होने जरूरी। डीएफए में बाद में, है ना। चलो ये हाँ एनएफए हो गया। एक तरह का क्वेश्चन ये आता है कि ए बी से शुरू होने वाला, ठीक है, ए बी शुरू किया और फिर उसके बाद कुछ भी आ जाएगा इसमें। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है? अभी तक फिर से कोई डाउट है तो अच्छे से पूछ अंशल इसमें बी ए भी एक्सेप्ट होगा? बी ए बी एक्सेप्ट नहीं होगा। देख कैसे, बी ए बी है हमारे पास, तो स्टार्टिंग में ए सी है। हमेशा हमेशा हाँ, हमेशा इनिशियल स्टेट से हम शुरू करते हैं। तुम्हारे डाइस में क्या है, तुम्हारे डाइस में आया है बी, और हम सिर्फ उन एरोज पे चल सकते हैं जिस पे बी लिखा हो, ठीक है ना। अब इस पे तो कोई एरो नहीं निकल रहा है, ए से, ए पर है ना हम, और यहाँ पे कोई एरो नहीं है। अगर ऐसे एक एरो होता जो बी मार्क होता तो हम जा सकते थे, ठीक है। अगर मुझे बी ए बी सपोज एक्सेप्ट कराना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं इधर से ऐसे एक बना सकता हूँ बी, तो यहाँ सीधे ये इधर से निकल जाता और फिर यहाँ से अब कूद जाता दो बार अपने आप के ऊपर, तो ये हो तो जाता। इसमें फाइनल स्टेट हो गया। हाँ फाइनल स्टेट नहीं बनाता ना इसमें। हाँ, फाइनल स्टेट है, बनाना भूल गया मैं, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है।
ये आपकी इनिशियल स्टेट है और हम यहाँ से शुरू करेंगे और हमको बी चाहिए रहेगा, बी वाला एरो नहीं है हमारे पास, तो फिर हम यहीं अटक जाते हैं, यहीं अटक गए तो ये रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी चाहिए हमको, तो ए से हम चलो बी तक पहुँच गए ए हटा के, लेकिन फिर हमको ए चाहिए, ए हमको फिर से नहीं मिल रहा, तो ये फिर से पूरी की पूरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, ए भी ए है हमारे पास, हम ए से शुरू किया, ए था हमारे पास, ए मिल गया, हम बी पे आ गए, फिर बी पे पहुँचे, इधर से रुको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे थे हम शुरुआत में। ठीक है, ए चाहिए था इधर, ए चाहिए था, ए मिल गया, तो फिर हम बी पे पहुँच गए, बी से हमको फिर ये बी चाहिए इधर। ठीक है, फिर से बी मिल गया हमको, तो हम सी पे पहुँच गए। अब सी पे हमको फिर ए चाहिए, यहाँ पे तो इन्फिनिट अवेलेबल है, ए बी सब कुछ भर भर के अवेलेबल है, जितना चाहिए ले लो। तो फिर हम इधर के फाइनल स्टेट पे ही पहुँच गए फाइनली, तो ये एक्सेप्ट हो गया। इतना समझ में आ गया कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, कैसे रिजेक्ट होती है। हाँ ना बोलो। हाँ भाई आ गया। ठीक है, सबको आगे ये, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अभी नहीं आया तो बोल दो एक बार, क्योंकि इसके अलावा कुछ ब्रो नहीं। एएपी वाला वापस समझाना। ए बी वाला बताता हूँ, देखो ए बी। ठीक है, शुरू हम हमेशा करेंगे, ऑरेंज से दिखाता हूँ, शुरू हम हमेशा करेंगे इनिशियल स्टेट पे। इनिशियल स्टेट पे हम बैठे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम देखेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या हुआ है, लेटर ए है। अगर हमारे पास ए है तो हमको ऐसे एरोज ढूंढने हैं जिस पे ए बना हुआ हो, तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बना हुआ है तो इसका मतलब ठीक है, अब हम जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हमने इसको यूज़अप कर दिया। ठीक है, फिर हमने डाइस रोल किया तो हमारे पास फिर से ए आया है। ठीक है, अब फिर से हमको ऐसे एरो चाहिए जिस पे ए बना हुआ हो, पर यहाँ से बी से निकल नहीं रहा है कोई भी एरो। ठीक है ना, ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे बी से अगर ऐसे एक ए करके एरो निकल रहा होता तो हम ट्रैवल कर सकते थे, पर यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है, सिर्फ बी जा रहा है। और यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे ए की जगह बी दिया हुआ हो तो फिर भी हम ट्रैवल कर सकते थे, पर नहीं, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो फिर हम यहीं अटक गए। और अगर हम स्ट्रिंग ख़त्म होने से पहले अटक गए तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद हम किसी ऐसे स्टेट पे हैं जो फाइनल स्टेट नहीं है तो भी हम स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम यहाँ पहले ही आके बी पे अटक गए तो स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो गई। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, और किसी को बता दो मैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वो बहुत आसान है सब कुछ। ये समझ में आ गया, फिर कुछ नहीं। सबको आ गया? फाइनल कॉल आ गया भाई। चलो ठीक है, सबको आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एनएफए के मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे कि अगर ए बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग, मैंने तुमको बता दिया कैसे बनाना है। इधर ए, ठीक है ना, इधर बी, और इधर फिर सी फाइनल, और ये ए कॉमा बी। ठीक है, ऐसे आएगी कि ए बी से स्टार्ट होने वाली। अगर तुम्हारे पास आती है कि ए बी से एंड होने वाली बनाओ, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर ऐसे करो कि इनिशियल स्टेट पे ये एरो वगैरह सब बनाना ध्यान रखना, मैं हमेशा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में तुम एक सेल्फ लूप लगा दो और उसके बाद रखो ए बी। तो इससे क्या हो गया, इससे लॉक हो गया है कि अगर तुम्हें पहुँचना है फाइनल स्टेट तक तो लास्ट में ए बी होना ही होना चाहिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स, समझ आ रहा है कैसे किया मैंने ये? ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भाई तुम जो बना रहे हो स्ट्रिंग उसमें क्या बोलते हैं 5 से डिविजिबल होने चाहिए स्ट्रिंग्स, ऐसी स्ट्रिंग डालो जो 5 से डिविजिबल हो, तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट रखो, उसी को फाइनल स्टेट बना दो, जो इनिशियल है उसी को फाइनल बना दो, और फिर 5 स्टेट बना दो, 1 2 रुक जाओ 3 4 और 5। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इधर एक, अबे यार ये ड्रॉ नहीं होता अच्छे से, इधर ए कॉमा बी, इधर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, मैं, अरे चलो ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी,
ठीक है ना, A B C D E। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितनी भी स्ट्रिंग है उन्हें अगर एक्सेप्ट होना है तो इनको पूरा घूम के वापस यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म होने पे तुमको फाइनल स्टेट पे होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ भाई। ठीक है, अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग डालूंगा A B B B, तो उससे क्या होगा, ये जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके अटक जाएगा, है ना? ठीक है, पर अगर मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ इधर A जो कि 5 नंबर की है, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसी 10 उसके डालता हूँ A ब्ला 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 ब्ला, और ये 10 डिजिट की है, तो फिर वो 5 बार घूमेगा और फिर 5 बार और घूमेगा, ठीक है, और फाइनली फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा, फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आया कि भाई 5 से डिविजिबल या 6 से डिविजिबल या 7 से डिविजिबल, तो जो भी वो नंबर है उतने नंबर के स्टेट्स बनाओ और फिर उनको ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, मैं तुमको बस ट्रिक बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, बाकी मतलब आ भी सकता है, पता नहीं, एंड सेमेस्टर में तो आ ही सकता है। आंसर एक बार वापस बता। देख, हमारा जो गेम की नियम है वो ये है कि अगर हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे हमको ख़त्म करना है। मतलब सॉरी, अगर हम शुरू करें इनिशियल स्टेट से तो हमको फाइनल स्टेट पे ख़त्म करना है। अगर हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई 5 से डिविजिबल होना चाहिए जो स्ट्रिंग है, तो हमने ट्रिक क्या करी कि हमने जो इनिशियल स्टेट था उसी को फाइनल स्टेट बना दूँ। जब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जो इनिशियल स्टेट था उसी को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। ये ए जो है यही मेरा फाइनल स्टेट है। तो अगर किसी भी उसको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना है, ए बी सी, कोई भी सी नहीं सॉरी ए बी बी, कोई भी स्ट्रिंग जिसको एक्सेप्ट होना है उसको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा इनिशियल स्टेट तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल क्या है हमारा कि जब स्ट्रिंग खत्म हो तो जो आप हो आप फाइनल स्टेट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी बी है हमारा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ढूंढेगा ए कहाँ है, तो ए इसको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फिर बी से बोलेगा कि ठीक है मेरे को बी चाहिए, तो हमने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, ए बी दोनों प्रोवाइड कर रखे, तो उसको इधर ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि अगर 5 डिजिट का नहीं है या 5 का मल्टीपल नहीं है तो बीच रास्ते में रुक जाएगा और वहीं अटक जाएगा, और उसकी वजह से वो जो स्ट्रिंग है रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या किया है हमने कि हमने मशीन के अंदर इनबिल्ट सिस्टम बना दिया जिससे वो अपने आप रिजेक्ट हो जाए अगर 5 डिजिट का या 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 का मल्टीपल होगा तो वापस पहुंच जाएगा 5 स्ट्रिंग्स के बाद 1 2 3 4 5। समझ आया? हाँ हाँ हाँ। ओके, एक सेकंड, जरा पानी पी लेता हूं। चलो ठीक है, कौन कौन बचे हैं? काफ़ी लोग बचे हैं यार अभी भी। ठीक है इसको करते हैं क्लियर। तो अब तुमको समझ आ गया एनएफए के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के नहीं आने चाहिए। हाँ आ गया। ठीक है, ओके। अभी अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो एनएफए की तुमको फॉर्मल डेफिनेशन ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है तुम बताओगे कि एनएफए जो है उसके 5 भाग होते हैं। इट्स अ 5 टपल। सिग्मा, सिग्मा तुमको ऑलरेडी पता है, इनपुट अल्फ़ाबेट जो सिंबल्स से बेसिकली जो सिंबल्स हम यूज़ करेंगे, है ना, 0 1 या फिर ए बी, ये सब, तो वो होता है सिग्मा। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है क्यू नॉट, यानी कि इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आप बता दोगे कौन सा है। ठीक है, फिर एक होगा फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट आप बता दोगे क्या है ना। उसके बाद आप एक होगा क्यू,
इसको क्यू भी बोलते हैं और कुछ और भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। क्यू बेसिकली है आपका सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब एक सेट है जिसमें आप लिख दोगे कि जितने भी टोटल आपके स्टेट्स हैं। और अब एक होगा आपका फाइनली ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन को आप, हम जैसे ट्रांजिशन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबल भी बना के हम दिखा देंगे। टेबल और डायग्राम एक ही बात है, तुम डायग्राम से टेबल बना सकते हो, टेबल से डायग्राम बना सकते हो। मेन वो यही है कि वो आपको बताता है कि कौन सा जो स्टेट है वो कौन से दूसरे स्टेट से अटैच है, कौन से उसके थ्रू, ट्रांजिशन के थ्रू, है ना। एक एग्जांपल से ये सारे मैं बता देता हूँ। सिंपल सा लेते हैं, ए, ठीक है, बी और सी है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, सी जो है उसमें ये डबल गोला बना दिया मैंने। तुमको अगर क्वेश्चन दे दिया कि ये बना हुआ है, अब इसके सारे के सारे वो लिखो, ये जो भी 5 टपल है, तो कैसे लिखोगे? ए बी सी ऐसे ऐसे, ये सपोज मैंने लिख दिया यू नो ए कॉमा बी, मैंने यहाँ लिख दिया बी, या सिंपलिसिटी के लिए 0 1 लिख देता हूँ, 0 कॉमा 1 1 और 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब इसका जो सबसे पहली चीज़ जो मैं लिखूंगा वो है तुम्हारा सिग्मा। ठीक है, तो इसका सिग्मा क्या है बताओ कोई? 0 1 0 कॉमा 1, ये एक सेट है, इस सेट के अंदर 0 कॉमा 1 है। यानी कि जो भी हम यूज़ करें, अगर मैं ए और बी यूज़ कर रहा होता यहाँ पे, तो यहाँ ए कॉमा बी आता। बहुत सिंपल, ठीक है। अल्फ़ाबेट है जो मैंने बताया था स्ट्रिंग में सबसे पहले, इसी से शुरू किया था अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे एक एरो, ठीक है। इनिशियल स्टेट कौन सा है? ए ए ठीक है, ए। एक सेकेंड, फाइनल स्टेट कौन सा है? सी सी फाइनल स्टेट सी है। ठीक है, तो तुम लिख दोगे एफ इक्वल्स टू सी। क्या बचा? क्यू। क्यू में क्या लिखोगे तुम? ए बी सी बस ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। चलो, अब फाइनली ट्रांजिशन टेबल, ये कैसे बनाते हैं? ठीक है, ये मैं इसके साइड में बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो करके। देखो, ट्रांजिशन टेबल में क्या करना है, बहुत सिंपल है। एक जगह पे स्टेट लिख दो ए बी सी, एक जगह पे अपना इनपुट अल्फ़ाबेट लिख दो 0 1। ठीक है, और बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, अगर तुम ए पर हो, है ना, और 0 वाला रास्ता है और 1 वाला रास्ता है, तो वो तुमको कहाँ ले जा रहा है यही बताना है तुमको। तो ए है और 0 है, तो ए जो है क्या ए 0 रास्ते से कहीं जा रहा है? 0 वाले ट्रांजिशन से कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जा रहा है, तो इसको खाली छोड़ दो या फिर फाइल लिख दो, सेम बात है। मैं खाली छोड़ देता हूँ, साफ सुथरा दिखेगा, तो खाली है ना। 1 वाले रास्ते से कहाँ जा रहा है? बी पे बी पे, तो यहाँ पे हम इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देंगे। फिर बी जो है वो 0 वाले रास्ते से कहाँ जा रहा है? बी पे बी पे, और 1 पे भी वो बी पे ही जा रहा है। ठीक है, और सी, ओ 0 पे अच्छा, जा रहा है, सी पे ही। एक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, बी जो है वो अपने आप पे भी जा रहा है और सी पे भी जा रहा सी है पे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बी कॉमा सी एक सेट में। समझ में आया तुम्हें? बी जो है वो हाँ अपने आप पर भी जा रहा है 0 पे, और सी पे भी जा सकता है ना। तो हमने बी कॉमा सी एक सेट में लिख दिया कि ये जो बी है वो 0 पे, बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है। ये क्लियर है ना? 1 भी जा रहा है। 1 पे वो सिर्फ अपने आप पे ही जा रहा है ना। बी जो है 1 पे वो सिर्फ अपने आप पे जा रहा है 0 कॉमा 1, और 0 पे वो सी पे जा रहा है। तो 0 पे अपने आप पे भी जा रहा है, 0 पे सी पे भी जा रहा है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 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 ठीक। सी कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा, खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो या फिर 5 लिख दो। ठीक है, 5 भी मतलब होता है, मतलब नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, चलो, बस यही होता है। तुम ये 5 चीज़ें लिख दोगे तो तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, डायग्राम बना के, टेबल बना के। ठीक है, टेबल से डायग्राम बना सकते हो तुम, डायग्राम से टेबल बना सकते हो।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बस ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो तुमको समझ में आ जाएगा। चाहे तो मैं तुमको इधर से डायग्राम से टेबल से डायग्राम बना के दिखा भी देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे तो डायग्राम में क्या नोट करना है, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट होगा उस पर एक एरो बनाना, जो फाइनल स्टेट पे उस पर एक गोला मार देना इधर ही, ठीक है। गोला मारते कुछ लोग स्टार बनाते हैं, गोला ही मार देना तुम लोग। और इससे तुमको दिख रहा है कि भाई ए बी सी 3 स्टेट तो हैं एटलीस्ट, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है। तो तुम ए बी सी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी तुमने बना दिया, तुमने बोल दिया ये इनिशियल स्टेट है, उस पर भी एरो बना हुआ है, और ये वो है कि इस पर गोला बना हुआ है फाइनल स्टेट, ठीक है। चलो फिर ए पे तुम हो, तुमको पता है कि ए के अंदर अगर 0 में 5 लिखा है तो इसका मतलब 0 का इसका कोई ट्रांजिशन नहीं निकल रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि 1 पे इसका बी पे ट्रांजिशन निकल रहा है, तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बी 1 है ना। फिर बी पे क्या हाल है, बी पे तुम देख रहे हो कि 0 पे वो बी सी दोनों पे जा रहा है, तो तुम बना सकते हो 0 ऐसे और सी ऐसे, ठीक है। और फिर तुम देख रहे हो कि बी जो है वो 1 पे वापस बी पे जा रहा है, तो यहाँ 0,1 कर सकते हो तुम। और सी कहीं नहीं जा रहा है, तो ये यही है। तो ये वही का वही डायग्राम बन गया ना जो हमने जिस समय शुरू किया था, देखो। तो तुम बना लोगे डायग्राम से, टेबल से डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? हाँ ठीक है। ये हो गया तुम्हारा NFA कंप्लीट। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस वही लुल्लू बुल्लू से क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सिंपल रहता है NFA। अब हम बात करते हैं DFA की, जो कि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बस उसमें एक रूल एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यही चीज़ है, कुछ नया नहीं करना है। बस DFA की कंडीशन क्या है, DFA का रूल बहुत सिंपल है कि अगर तुम एक स्टेट बना रहे हो, तुम अगर एक गोला बनाते हो, ABCD जो भी तुम गोला बनाते हो, ऐसे करके तुम गोला बनाते हो, इसमें से एग्जैक्टली 2 ट्रांजिशन निकलने चाहिए, है ना, ऑफ ईच इनपुट अल्फाबेट। अगर तुम्हारे पास A, B है, एक A का निकलना चाहिए, एक B का निकलना चाहिए, ठीक है। अगर तुम मेरे नोट्स खोल के देखोगे, मैंने अच्छे से उसमें दिखाया हुआ है कि क्या लाइक व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल है। तो A, B अगर तुम्हारे पास, तो A वाला एक ट्रांजिशन निकलेगा, एक B वाला ट्रांजिशन निकलेगा। अगर तुम्हारे पास 0,1 है तो हर स्टेट से एक 0 निकलेगा और एक 1 निकलेगा। तो 2 एरोज निकलने बिल्कुल ही निश्चित हैं, उससे तुम ना तो कम निकाल सकते हो ना ज़्यादा निकाल सकते हो, है ना। एक स्टेट से तुम 2 0 नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये भी गलत है। निकालना एक 0 है, एक 1 है, तो मतलब हर स्टेट से हर ट्रांजिशन का एक ही एरो निकलेगा, समझ रहे हो? हाँ खाली भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, निकलना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि ये जो टेबल अगर तुम बनाओगे उसमें तुम्हें दिखेगा कि कोई भी जो वो है वो खाली नहीं छूटेगा। ऑब्वियसली खाली नहीं छूट सकता, क्योंकि हर एक में से एटलीस्ट 2 ट्रांजिशन निकलने हैं, ठीक है। और ये भी है कि वो जो हर ट्रांजिशन होगा वो निश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जो एक थोड़ी भसड़ मच गई है, थोड़ी भसड़ कम कर, इधर से अगर ये कहीं जा रहा है तो तुमको पता ही एक ही जगह जा सकता है। अगर A जो है वो B के थ्रू कहीं जा रहा है तो वो एक ही जगह जा सकता है, क्योंकि B वाला उसके पास एक ही एरो है और कोई एरो है ही नहीं, तो तुमको पता ही यहीं जाएगा। तो इसलिए ये डिटर्मिनिस्टिक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसका जो वो होता है, अगर तुमको क्वेश्चन आएगा वापस तुमको यही टपल बनाना है, यही सिग्मा विग्मा जो भी मैंने बताया। बाकी नोट्स में देख लेना, नोट्स में इनका जो मतलब वो फंक्शन ढंग से सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेना, ज़्यादा दिखने का उसमें कुछ है नहीं। ठीक है। तो DFA के लिए, DFA को समझने के लिए हम DFA के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन खोल दे दूँ कि खुद ही बनाओ। तो सबसे कोई सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा DFA बनाइए जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे खाली, ठीक है ना। जो स्ट्रिंग है वो 2 लेंथ की होनी चाहिए, पता नहीं, और सिग्मा जो है 0,1 है, इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1 है और 2 लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि जो भी स्ट्रिंग होंगी
वो लिख लो एक जगह पे, वो और उसकी जैसी जो भी होंगी। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स मिलेंगी, बताओ ऐसी जिसमें 0 और 1 यूज़ हो रहा है और एग्जैक्टली 2 लेंथ की है। 0 0 1 1 0 0 वही वाली 0 0 1 1 0 1 और 1 0। ठीक है, ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, इससे ज़्यादा कुछ बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो अब हमको सिंपली एक ऐसी मशीन बनानी है जो इन सब को एक्सेप्ट करे, पर इसके अलावा कुछ ना एक्सेप्ट करे। ठीक है क्योंकि ओनली है 2 लेंथ की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसका NFA बनाते हैं। NFA बना के क्या होगा, थोड़ा आसान रहेगा। पहले NFA बनाते हैं, उसके बाद DFA बनाएंगे और फिर देखेंगे कि फ़र्क क्या है। तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको पहले क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सॉल्व करना है, और अगर DFA वाला क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करने के बाद फिर तुम DFA की कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करना। तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें नॉर्मली बनाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है DFA है कि क्या है। पहले तुमको नॉर्मल ऐसे बनाना है कि ठीक है कैसे बनाऊँ मैं कि ये चारों के चारों स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो और कुछ ना एक्सेप्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुमको सीधे सॉल्व करके दे ही देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। ABC, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है C। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसे लिखूँगा 0, 1 और इधर मैं ऐसे लिखूँगा 0, 1। यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ पे तुम जो इन्फिनिट लूप है, जो सेल्फ लूप होता है, वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने सपोज यहाँ पे सेल्फ लूप यूज़ कर दिया 0 का, तो वो फिर लेंथ इन्फिनिट अमाउंट बढ़ा सकता है, फिर वो 0 0 0 1 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 0 0 कितना भी मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। हमको चाहिए सिर्फ ये चारों। ठीक है, तो इन्फिनिट लूप तो तुम जब भी लेंथ का क्वेश्चन आएगा ना कि भाई ये स्पेसिफिक लेंथ, तो तुम सेल्फ लूप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ लूप जैसे तुम इंट्रोड्यूस करते हो तो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाती है, इन्फिनिट लेंथ की। तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अभी तुमको समझ में आ रहा है ये मशीन है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। NFA में खाली अभी DFA की कंडीशन के बारे में भी मत सोचो। हेलो, करेक्ट है बॉस। करेक्ट है, ठीक है। गला बैठ रहा है मेरा। यहाँ से 0, 1 0, 1 अगर आप कुछ भी डालते हो 0 0 फॉर एग्जाम्पल, तो अगेन A से शुरू करेगा, 0 को ढूंढेगा, 0 को मिल गया इसको रास्ता, B तक पहुँच गया। ठीक है, B से उसके बाद ये फिर 0 मिलेगा उसको, 0 को ढूंढेगा, फिर से इसको रास्ता मिल गया, C पे पहुँच गया, फाइनल स्टेट पे पहुँच गया। फाइनल स्टेट पे पहुँचा मतलब एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही तुम 0 1 1 1 0 1 सबके साथ चेक कर सकते हो, तुम देख लोगे सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है। अब ये तो हो गया, अगर ये NFA होता तो हम यहीं पे आके छोड़ देते, पर ये है DFA। ठीक है, ये है DFA। तो DFA की कंडीशन ये है कि हर गोले में से एटलीस्ट 2 एरो निकलने चाहिए, एक 0 का और एक 1 का। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि कोई भी गोला जो है वो नंगा नहीं छूटना चाहिए, या फिर ज़्यादा अपनी औकात से वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर A है तो क्या ये DFA के रूल्स फॉलो कर रहा है? नहीं। नहीं, ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि A से 2 एरो निकल रहे हैं, वो तुमको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, पर ये एक्चुअली 0 है और ये एक्चुअली 1 है। मैंने बताया था ना, अगर 0 और 1 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 0, 1 लगा के, देखो हाँ 0, 1। ठीक है ना, तो ये है, ये अपनी औकात में है, तो ये करेक्ट है DFA। ठीक है, अब B, क्या B फॉलो कर रहा है DFA के रूल्स? हाँ कर रहे हैं। कर रहा है। ठीक है, इसमें से भी एक 0 का निकल रहा है एरो और एक 1 का निकल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बाय द वे एरो ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट एरो, सेल्फ लूप भी सेम ही बात काम करता है। अगर तुम ऐसा भी एक एरो बनाओगे 0 का और एक 1 का, उससे भी DFA के रूल्स जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, चलो, क्या C DFA के रूल्स को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ही नंगा है, एक भी एरो नहीं निकल रहा है इसमें से। हमको एटलीस्ट इसमें से 2 एरो निकालना है, एक 0 का एक 1 का। तो अब बताओ कैसे निकालोगे? अब निकालोगे तुम तो बहुत समस्याएं हैं। अगर तुम यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक सेल्फ लूप लगा दिया 0 का, 1 का, तो समस्या ये है कि फिर 0 0 0 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। मतलब DFA की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हमारी क्वेश्चन की कंडीशन की माबैन होगी, तो ये हम नहीं कर सकते।
यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो बड़ी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि सी को हम यहाँ भेज दें, ठीक है, इधर भेज दें 0 करके, 0,1 करके, क्योंकि फिर वही दिक्कत है, फिर ये जाएगा ये मतलब फिर जो है 0,0,1 भी एक्सेप्ट हो सकता है, 0,0,1,0 भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा 0, फिर 0, फिर 1 और फिर से 1। ये भी हम नहीं चाहते कि एक्सेप्ट है ना। तो इसके लिए हम जो है एक बहुत अच्छी तरकीब लगाएंगे, और उस तरकीब का नाम है, जो अभी वो कह रहा था, डेड स्टेट। ठीक है, Dead डेड state. स्टेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डेड स्टेट बस कुछ नहीं, एक तरकीब है ये कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेट। हम क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे, और हम जितना भी हमारा मतलब मैं इसको डंपस्टर या डस्टबिन स्टेट बोलता हूँ, क्योंकि इसमें हम सब कुछ डाल देते हैं, जो भी हमारा कूड़ा है, एक्स्ट्रा ट्रांजिशंस हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे जो क्वेश्चन की कंडीशन है उससे इंटरफियर करें, हम सब कुछ इधर भेज देंगे। तो सी में से जो दोनों ट्रांजिशन निकलेंगे हम इधर भेज देंगे 0,1, और क्योंकि ये भी अभी नंगा है डी, तो इसको भी पूरा करना है, इसका जितने भी ट्रांजिशन है हम इसी के ऊपर वापस भेज देंगे 0,1। सारा कोड ये अपना भी खुद ही ले लेगा, और ये जो है ये बिल्कुल भी फाइनल स्टेट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर सपोज को एक स्ट्रिंग आती है 0,0,0, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इनिशियल स्टेट से हम शुरू करेंगे, वो 0 को ढूंढेगी, उसको मिल जाएगा रास्ता यहाँ से, फिर 0 ढूंढेगी, फिर उसको रास्ता मिल जाएगा यहाँ से, फिर उसको एक और 0 करना है, तो उसको फिर यहाँ जाना ही पड़ेगा, और वो अभी यहाँ पे फाइनल स्टेट पे नहीं है, फाइनल स्टेट पे नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन की कंडीशन है वो इस चीज़ से बच गई, जितना भी कूड़ा है हमने डेड स्टेट में डाल दिया। डेड स्टेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि डेड स्टेट वो स्टेट होता है जिसका कोई भी ट्रांजिशन आपको फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचाता, मतलब आप डेड स्टेट से फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते कभी भी, उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए। अब एक रैंडम क्वेश्चन एकदम से कुछ भी अभी बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक डीएफए बनाया, वैसे रैंडम लूँगा मैं तो अननेसेसरीली बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्या कंडीशन, ए बी सी। मैम ने किसी को याद है क्या असाइनमेंट में मैम ने कौन से क्वेश्चन दिए थे, मुझको याद नहीं, उन्होंने थोड़ा कुछ इजी दिए थे डीएफए के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा गूगल पे देखता हूँ कोई ढंग का सा इजी सा सवाल हो ना डीएफए का, तो मैं वो कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, GateVidyalay.com खोला है मैंने, और इधर मेरे को कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ, पर छोड़ो यार, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लग जाएगा हमें इनका जो है। अच्छा, मैंने ना बहुत पहले एक लिंक भेजी थी, मैं वो लिंक फिर से भेज दूंगा, यही गेट विद्यालय का अच्छा है। इसमें ना इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वो दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम ने इस तरह के क्वेश्चन इस डिफिकल्टी लेवल के कराए नहीं है, पर मुझको नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैंने फ्लैट का क्वेश्चन पेपर देखा था जो मैम ने भेजा था बहुत डिफिकल्ट था, तो आ भी सकते हैं। तो मैं वो लिंक जो है वो फिर से भेज दूंगा, उसमें ना एक मतलब बहुत स्पेसिफिक तरीके दिए हुए हैं। मैं वीडियो भेज दूंगा, एक्चुअली वीडियो बेटर रहेगा। बहुत स्पेसिफिक तरीके दिए हैं कुछ डीएफए के, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मतलब अगर डीएफए में आ गया कि भाई ऐसा स्ट्रिंग बनाओ जो मतलब 0,1 से शुरू होता है या 0,11 से शुरू होता है, तो उसमें तुम एनएफए जैसा इजी नहीं कर सकते। एनएफए में अगर तुम ट्राई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको कहता हूँ कि कोई ऐसा वो बनाओ जो ए से शुरू होता है ना, ये मैंने अपने नोट्स में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो एनएफए के लिए तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बनाऊँगा एनएफए एबीए पे ख़त्म होता है, कोई ऐसा मशीन बनाओ जो सिर्फ वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे जो एबीए से ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे A, B लगाया मैंने, इधर A लगाया, इधर B लगाया, और इधर A लगा दिया, और ये फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एनएफए के लिए तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बनाऊँगा
डी। ठीक है, एनएफए के लिए तो मुझे खाली ये करने की ज़रूरत है, इधर कुछ भी बकचोदी आएगी ए बी बी बी, लेकिन फिर एंड में उसको ए बी ए ही डालना पड़ेगा फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ब्रो लेकिन हम पहले में यस वो सर। नहीं लगा क्या चीज़? डीएफए में आप लूप नहीं नहीं लगा एनएफए है ये। सकते ना, लेकिन नहीं अच्छा अच्छा, पहली चीज़ ये अभी एनएफए बता रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि डीएफए में लूप नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन था कि लेंथ जो है वो 2 की होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लेंथ की बात आती है वहाँ पे सेल्फ लूप यूज़ करना हानिकारक है। ज़रूरी नहीं है, ये मैंने कोई रूल नहीं दिया है, ये मैं एज ए जनरल एडवाइस कह रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लगाते हो लूप लेंथ वाले क्वेश्चन में, तो वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ले सकता है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को सिर्फ 3 लेंथ का कुछ चाहिए, अगर मैं इन्फिनिट लूप लगा देता हूँ तो वो बहुत सारे ज़ीरो डाल सकता है उधर ही, और वो 3 से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं लेंथ, है ना। तो जब लेंथ वाला क्वेश्चन आएगा तभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सेल्फ लूप यूज़ नहीं करना। ठीक है, डीएफए में भी तो ऐसा मत समझना कि डीएफए में सेल्फ लूप नहीं यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। चलो हाँ, मैं जैसे कि बता रहा था कि जो भी मैंने क्वेश्चन करा, अरे मैंने हटाया क्यों, जो भी मैं भी कर रहा था ये एनएफए में बहुत आसान है। ठीक है, कि भाई ए बी ए से ख़त्म होने वाला कुछ बनाओ, तो मैंने यहाँ बी कॉमा ए डाल दिया, ए, और उसके बाद मैंने 1 2 3 स्टेट और बना दिए, और इधर ए बी ए लिख दिया, और ये हो गया मेरा एनएफए। ठीक है, और ये फाइनल स्टेट है। तो एनएफए में तो इतना काफ़ी रहेगा, पर डीएफए में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि डीएफए में हमको चाहिए कि ये भी नंगा है अभी, इसमें से भी 2 निकलने चाहिए, इसमें से एक एक्स्ट्रा निकल रहा है। ठीक है, इसमें से 2 निकलने चाहिए, इसमें से भी 2 निकलने चाहिए, और जब हम वो निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा जो बेसिकली भसड़ मचेगी, और जो हमारी पुरानी कंडीशन है वो दिक्कत करेगी। ठीक है ना। तो वो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं वो बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मैं वो छोड़ो, मैं नहीं बता रहा। सीधे डीएफए मिनिमाइजेशन पे आता हूँ, क्योंकि टाइम कम। अगर क्योंकि यूटी में मुश्किल से 3 क्वेश्चन आने हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया रहेगा। डीएफए मिनिमाइजेशन से शुरू करते हैं। अच्छा, वो शुरू करने से पहले अभी तक कोई भी डाउट आया तो पूछ लो। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है मैं एकदम जल्दी से समझ देता हूँ। मैंने पढ़ा था लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग्स बनती हैं, स्ट्रिंग्स से लैंग्वेज बनती है। ठीक है, लैंग्वेजेस को बनाने के 2 तरीके होते हैं, ग्रामर और मशीन्स, है ना, फॉर्मल ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा फिर मैंने बताया कि क्या होता है, कैसे काम करता है। इसमें भी मैंने आपको अभी तक एनएफए और डीएफए बताया। ठीक है, और एनएफए और डीएफए में भी वो जो 5 टपल होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। ट्रांजिशन टेबल क्या होती है बता दिया। इससे हम यूज़ करके, इसको हम यूज़ करके लैंग्वेजेस को बनाते हैं। कैसे? हम स्ट्रिंग्स इसमें पास करते हैं, जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाती हैं वो एक लैंग्वेज का हिस्सा बन जाती हैं, जो रिजेक्ट होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी को? बोल दो एक बार हाँ ना। नहीं है। ठीक है, अभी भी बाय द वे अगर तुम मतलब ये लेक्चर करने के बाद अगर तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम भूल जाओगे सब कुछ। खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1-2 एटलीस्ट डीएफए का कर लेना, जो फ्लैट के मैम ने पुराने असाइनमेंट दिए उसी का कर लेना उठा के। तुमको कोई भी दिक्कत आती है तो क्लास में जब भी मंडे को मैं आ ही जाऊँगा तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है, तो मैं तब समझा दूँगा अच्छे से। बाकी अभी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जो बाय द वे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, मैं बताना भूल गया, 2 टाइप का होता है। एक होता है विदाउट आउटपुट, और एक होता है आउटपुट के साथ। ठीक है, विदाउट आउटपुट में मैंने तुमको भी बता दिया एनएफए, ठीक है, डीएफए, और एक होता है एप्सिलॉन एनएफए, जो कि कुछ सिंपल सी चीज़ है, बस इट इज़ एन एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। एप्सिलॉन ट्रांजिशंस में अगली क्लास में बताऊंगा। और इधर होता है मूर मशीन और मीली मशीन, ये होती है आउटपुट वाली। ठीक है, ये भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और अगर टाइम बचे तो अगली क्लास से मैं ग्रामर भी शुरू कर दूँगा। पर अभी मैं क्या करता हूँ, डीएफए ख़त्म करता हूँ, डीएफए मिनिमाइजेशन के साथ।
डोंट से। चलो ये क्वेश्चन जो मैम आई थिंक 300 बार करा चुकी है, इसी क्वेश्चन को हम फिर से कर लेते हैं। अब तक अगर तुमको ये याद नहीं हुआ है तो तुमने क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करी है। ए बी इधर से जाता हुआ 1, एक डी यहाँ पर, एक इधर ई, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको बहुत ध्यान से सुनो। सी इधर से जाता हुआ 1 है, यहाँ पे ये 1 ट्रांजिशन, ये भी 1 बिल्डिंग मध्ये और ये जो क्या 0 और ये 0 और ये 0। ठीक है, पहले तो एक बार चेक कर लो कि क्या ये DFA कंप्लीट है, इसमें कुछ नंगापन ना हो। क्या इसमें से सारे जो गोले हैं उसमें से एग्जैक्टली 2 ट्रांजिशंस निकल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, और दोनों ट्रांजिशन 1 0 डी का, वाले से नहीं निकल रहा। डी रह गया डी। हाँ डी में से 1 रह रहा है, तो ये यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से easy। ठीक है, अब पूरा है। हाँ ठीक है, तो ये हमको DFA दिया हुआ है और हमको बोला है कि इस DFA को मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने का मतलब है कि इसके जैसा एक और DFA बनाओ जो सेम काम करेगा जो ये कर रहा है, लेकिन कम स्टेट्स के साथ, क्योंकि कम स्टेट्स होंगे तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा कम होगा, हमारा जो कंप्यूटेशन है वो कम लगेगा, मेमोरी कम लगेगी वगैरह वगैरह। ठीक है ना, हम ये क्वेश्चन करते ही इसलिए ताकि हम ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट सोल्यूशंस ढूंढ सकें एब्स्ट्रैक्ट में ही, ताकि फिर प्रैक्टिकल में हम पैसा बचा सकें। तो ये जो DFA है इसको हमको मिनिमाइज करना है, इसके स्टेट्स कम करने हैं। अब इसको करने का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बिल्कुल मेथड है। क्यों यही मेथड यूज़ करते हैं या क्या इसके पीछे लॉजिक है वो मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मतलब एक आइडिया है मुझे, पर मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला उसको समझाने का, क्योंकि फिर अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम लोगों को कुछ गलत वो नहीं देना चाहता। ठीक है, अभी इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। तुम्हें इसके लिए सबसे पहले स्टेट ये ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी बनानी सिखाई थी। तो एक बार अब ये तुम खुद बनाओ। ठीक है, सुंदर सी राइट उसमें यहाँ बनाते हैं A B C D और E। ठीक है, चलो, और 0 और 1। तो बताओ A और 0 यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट वाला है क्या? हाँ इक्विवेलेंस वाला है। ये वाला मैंने नहीं बताया ना, अभी जो मैंने पहले लेक्चर लिया था उसमें नहीं बताया था ना मैंने। नहीं बताया। हाँ हाँ ठीक है, ये नया है। बताओ फिर A0 इधर क्या आएगा? B आएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा? C। फिर इधर B यहाँ पे D। ठीक है, सबको आता है नहीं करना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है टेबल बनाने में? कोई अभी भी कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं बता दूँगा। ठीक है, मैं पूरा इधर बना के लिख देता हूँ, जैसे टेप लेता हूँ C E और C। चलो देखना करेक्ट है क्या, कुछ दिक्कत तो नहीं? E जा रहा है B पे हाँ 0 सही। और C पे। ठीक है, और D जा रहा है B पे 0 पे, हाँ, और 1 पे E पे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ABCD एक सेट है, ABCDE हमारा सेट है ये स्टेट्स का, है ना। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको ना हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, इनको हम छोटे 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 सेट्स में डिवाइड करेंगे, और हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये और डिवाइड नहीं हो सकते। तो जब तक ये और डिवाइड नहीं हो सकते हैं, फिर उस पॉइंट पे हम आके जो भी सेट्स बचेंगे वो हमारे नए स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि कौन जो है वो इक्विवेलेंट है, कौन से स्टेट जो है वो इतना सिमिलर बिहेव कर रहे हैं कि हम उनको एक ही स्टेट मान के चल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेवल्स होते हैं इक्वल्स के कि कितना इक्वल है ये, कितना सिमिलर है। तो पहला जो कंडीशन है देखने का कि तुम सिमिलर हो कि नहीं हो, वो आता है जीरो इक्वलेंस में। तो सबसे पहला जो तुमको काम करना है वो ये है कि इनको तुम डिवाइड करो दो भागों में, एक तुम्हारे फाइनल स्टेट्स और एक नॉन फाइनल स्टेट्स। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें यूजुअली एक ही फाइनल स्टेट होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकते हैं, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों एक स्टेट में आ सकते हैं, जैसे कि वो अभी मैंने वो 5 वाले क्वेश्चन में दिखाया था, डिविजिबल बाय 5 में, ठीक है। पर अभी हमारे इस क्वेश्चन में भी एक ही फाइनल स्टेट है, तो इनको ही अलग करना है खाली। तो इनको अलग करने में दो स्टेट, हमारे दो सेट्स बनेंगे। एक सेट में आएगा ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट में आएगा ई। इसमें कोई दिक्कत? पहला स्टेप तो इजी है, फाइनल और नॉन फाइनल में डिफरेंशिएट करना है बस। ये फाइनल है ना, और ये इनिशियल। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ ना बोल दो। नहीं है। नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनो। फर्स्ट इक्विवेलेंस अगर हम अब मेजर करेंगे, और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक, अगेन, जब तक ये और डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पर अभी हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पर आए हैं। अब हमें क्या करना है, हमको ये दिख रहा है ए बी सी डी बड़ा सा, अब हमें इसको डिवाइड कर मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के हम ये देखेंगे कि क्या ये आपस में सिमिलर हैं, है ना। और अगर वो सिमिलर हैं तो वो सेम सेट में आएंगे इधर। मतलब अगर ए और बी इक्विवेलेंट है तो ए बी सेम सेट में आएगा, ए और सी इक्विवेलेंट है तो ए सी सेम सेट में आएगा। ये मैं करके दिखाऊंगा तो ये समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं इनको चेक करूँगा आपस में। पहले मैं चेक करता हूँ कि ए और बी, एक एक करके तुमको चेक करना है, मतलब एक एक का पेयर, दो के पेयर लेके, मतलब, ठीक है। तो ए बी लिया मैंने, और अब मैं चेक करूँगा क्या ये इसके अंडर इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ए बी को देखूंगा, और फिर मैं इसका जो स्टेट वो है ट्रांजिशन टेबल, उस पर ध्यान दूंगा। तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल क्या है इसका, ये रहा, ए और बी, ठीक है। तो अगर मैं गौर फरमाऊँ इसके स्टेट ट्रांजिशन टेबल पे, चाहे तो मैं इसको इधर अलग से लिख भी दूंगा, ए और बी का जो स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है, 0 और 1 के अंडर वो क्या है, वो है बी और बी और सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए और बी को इक्विवेलेंट होने के लिए उसका 0 ट्रांजिशन भी इक्विवेलेंट होना चाहिए और 1 ट्रांजिशन भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये दोनों इक्विवेलेंट अगर होंगे तो ए और बी इक्विवेलेंट होंगे, और ए और बी इक्विवेलेंट होंगे तो वो सेम सेट में आएंगे। इसका क्या मतलब है कि 0 ट्रांजिशन के अंदर इक्विवेलेंट होना चाहिए? इसका ये मतलब है कि अगर मैं जैसे सपोज ये देख रहा हूँ 1 वाला, ठीक है, 1 ट्रांजिशन अगर मैं देख रहा हूँ इसका ए और बी का, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सी और डी, है ना। यहाँ पे अगर सी और डी जो मैंने इधर लिए हैं वो पिछले इक्विवेलेंस में, यानी कि 0 इक्विवेलेंस में सेम सेट में आ रहे हैं। अगेन, जब मैं फर्स्ट इक्विवेलेंस का चेक कर रहा हूँ, ए और बी में चेक कर रहा हूँ, मैं उनके ये देखूंगा स्टेट ट्रांजिशन टेबल का आउटपुट देखूंगा, और अगर जैसे 1 के अंडर जो आउटपुट है सी और डी वो सेम सेट में आ रहे हैं पिछली इक्विवेलेंस में, ये चेक करना है मुझको कि हाँ ये देखो सी और डी जो है वो सेम सेट के अंडर है, तो इसका मतलब ये इधर इक्विवेलेंट है। और मुझको साथ में 0 का भी चेक करना पड़ेगा। तो 0 में मैं देखूंगा कि क्या बी और बी सेम सेट में आ रहे हैं। ऑब्वियसली बी और बी सेम ही स्टेट है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, ऑब्वियसली वो सेम सेट में ही होंगे क्योंकि बी एक ही चीज़ है ना। तो ये भी अगर करेक्ट है कंडीशन और ये भी करेक्ट है कंडीशन, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि ए बी क्या है, इक्विवेलेंट है। अगेन, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक और एग्जांपल, अगर मैं चेक करता हूँ, सपोज ग्रीन का है, मैं चेक करता हूँ बी, और मैं चेक करता हूँ बी और सी, ठीक है। बी और सी के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा इधर, बी और सी के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि देखो 0 के अंडर तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है ही वो बी और बी, ठीक है। एंड डी और सी इधर आ रहा है, क्या डी और सी जो है ये दोनों क्या ये दोनों जो हैं वो सेम स्टेट में हैं, सेम सेट में हैं पिछली इक्विवेलेंस में, यानी कि 0 इक्विवेलेंस में। और हम चेक कर सकते हैं कि हाँ
डी और सी अगेन सेम सेट में है, तो ये इसका मतलब है कि ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, तो ये बी सी भी पूरा का पूरा, एक सेकंड, पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है। ठीक है, ए बी इक्विवेलेंट है, बी सी इक्विवेलेंट है, ए बी के इक्विवेलेंट है और बी सी के इक्विवेलेंट है। इसका ये मतलब है कि ए सी के इक्विवेलेंट है, ये बोल सकते हैं। या दूसरे तरीके से बोलूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा और मैं बोलूँगा कि भाई जो ए है और बी है वो सेम सेट में आएंगे, मुझको पता चल गया क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। और मैं बोलूँगा बी है और जो सी है वो भी सेम सेट में आएंगे, तो जिस सेट में बी है उसी में ए है, तो ऑब्वियसली वो भी इधर ही आएगा, तो ए और सी भी ऑब्वियसली इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अभी डी भी आ सकता है इसके अंदर, हमको पता नहीं है। अब डी के साथ चेक करते हैं, ए और डी चेक करते हैं, ए और डी चेक किया अब हमने। ठीक है, क्या ए और डी इक्विवेलेंट है? ठीक है, ए डी चेक करते हैं, तो ए और डी, इधर भी बी है इधर भी बी है, जीरो वाला, तो जीरो वाला तो हमेशा की तरह इक्विवेलेंट है, ये सारे ही भी हैं, ये तो इक्विवेलेंट होना ही है। पर क्या वन वाला जो है, इधर सी आ रहा है और इधर ई आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हो गया कुछ गड़बड़, क्योंकि पिछले इक्विवेलेंस में यानी कि जीरो इक्विवेलेंस में डी जो है वो अलग, सी जो है वो अलग सेट में है और ई है जो अलग सेट में है, तो सी चेक करना है और ई चेक करना है, और सी और ई जो है वो अलग अलग सेट्स में है। तो इसका मतलब ये जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है, और इनमें से, इन दोनों में से, 0 और 1 वाले इक्विवेलेंस में से अगर दोनों में से एक भी इक्विवेलेंस नहीं चेक होता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट नहीं है। अभी मैम क्या करती थी क्लास में, मैम थोड़ा गलत ये पढ़ाती थी कि मैम को लगता था कि ये साथ में चेक करने होते हैं। ठीक है, पर ये साथ में नहीं चेक करने होते, आपको ये साथ में चेक करने होते हैं, बहुत ध्यान से। और अगर ये करेक्ट है और एंड ये करेक्ट है तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ए बी जो है वो इक्विवेलेंट है। इनमें से एक भी अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। और इनकरेक्ट होने की कंडीशन क्या है कि जो पिछली इक्विवेलेंस है, जो पिछली इक्विवेलेंस है उसमें जो आप, ये जो आप चेक कर रहे हो वो जो है वो सेम सेट में है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि ए और डी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। ए और डी इक्विवेलेंट नहीं है मतलब डी जो है वो अलग सेट में आएगा। अब ए के साथ बाकी सब भी है तो इसका मतलब वो बी के साथ भी इक्विवेलेंट नहीं है, सी के साथ भी इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ए के साथ नहीं है, इस सेट में आने ही नहीं वाला, वो दूसरे सेट में आएगा, तो वो नहीं है। अब क्या कर दिया हमने, इसके 3 पार्ट कर दिए एटलीस्ट। ठीक है, और अब हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे। अभी मुझे पता है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, पर मैं एक और इक्विवेलेंस करता हूँ और फिर अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से समझाऊँगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सेकेंड इक्विवेलेंस, रुको दूसरा कलर पर्पल। ठीक है, 2 इक्विवेलेंस अब हम चेक करेंगे। 2 इक्विवेलेंस के लिए ये ऐसा है कि ये स्टैंडर्ड है सिमिलैरिटी का। 0 इक्विवेलेंस से मतलब कि आप हल्का फुल्का सिमिलर हो, मतलब ये तो है कि हाँ भाई फाइनल नहीं है, नॉन फाइनल नहीं है, हल्का फुल्का सिमिलर है। फिर फर्स्ट इक्विवेलेंस में थोड़े और सिमिलर है, ए बी सी डी और ई से थोड़े और सिमिलर है ना। अब सेकेंड इक्विवेलेंस में और ज़्यादा इक्विवेलेंट कौन है, और ज़्यादा सिमिलर कौन है। अगेन मैं इसका लॉजिक में ना भी जाऊँ तो बेहतर रहेगा, तुम रट ही लोगे इस तरीके को तो भी चल जाएगा। सेकेंड इक्विवेलेंस में अब हमारे पास ये 3 सेट हैं। अब हम फिर से चेक करेंगे, ए बी सी है जैसे हमारे पास, अब हम चेक करते हैं कि क्या ए बी सी जो है वो सेम उसमें लाया करेंगे। तो ए बी, फिर से चेक करो ए और बी, तो ए है बी है, 0 का तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा ही, उसको छोड़ ही दो। 1 का देखो, 1 का है सी और डी, और अब हमको चेक करना है पिछले इक्विवेलेंस में यानी कि 1 इक्विवेलेंस में। तो अब हम देखेंगे जो सी है और डी है इसमें अलग सेट में है और इसमें अलग सेट में है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तुम्हें समझना रहा क्या हो रहा है, पिछले वाले में ये इक्विवेलेंट थे क्योंकि हम 0 इक्विवेलेंस के सेट्स देख रहे थे, और 0 इक्विवेलेंट्स में सी और डी सेम सेट में थे इसलिए वो इक्विवेलेंट हो गए। पर अगर हम सेकंड इक्विवेलेंस में आए हैं तो हम फर्स्ट इक्विवेलेंस के सेट्स चेक करेंगे और उसमें क्या बोलते हैं, सी और डी सेम सेट में नहीं है, सेम सेट में नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो अब हमें पता चल गया कि ए और बी जो है वो अलग होने वाले हैं। यहाँ पे ए अलग उसमें आएगा और बी अलग उसमें आएगा, और डी और ई तो ऑलरेडी अलग हो ही चुके हैं तो इनको तो अलग से लिख ही दो। ठीक है, ये वापस जो एक बार अलग हो चुके हैं ना डी और ई अकेले नंगे, ये वापस जुड़ने नहीं वाले हैं बाकियों से। ठीक है, बी और ए। अब चेक करते हैं ए और क्या बचा, सी का चेक कर लेते हैं। ए और सी, क्या ए और सी इक्विवेलेंट है, ए सी तुम चेक करो, बी और बी, सी हाँ। और सी एग्जैक्टली इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट है डेफिनेटली। ठीक है, ए सी इक्विवेलेंट है
क्योंकि सी और सी सेम ही बात है, अगर सेम ही आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विलेंट है, अगर सेम स्टेट सेम उस पर सेम वो लिखा हुआ है तो ए सी इक्विलेंट है, तो ए कॉमा सी ये हो गया है, और इधर बी एक अलग हो गया, डी अलग हो गया, ई अलग हो गया है। और चाहो तो तुम वैसे ज़रूरत नहीं है, पर चाहो तो तुम ए और बी भी चेक कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बी और सी भी चेक कर सकते हो। पर यहाँ पे दिख ही रहा है तुमको कि बी और सी नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए और बी इक्विलेंट नहीं है और ए और सी इक्विलेंट हैं तो यानी कि बी और सी जो है वो इक्विलेंट नहीं होंगे उसको, ठीक है ना। तो बी सी का फिर भी चेक कर लेते हैं, ये रहा बी और ये रहा सी, है ना। तो बी के लिए 0 का तो ये है, ये तो है ऑब्वियसली, पर इधर डी और सी आ गया, और डी और सी हम देख ही चुके हैं कि इधर और इधर अलग सेट्स में है, तो ये इक्विलेंट नहीं है, तो बी और सी नहीं आएगा सेम सेट में, तो ये हमको पता ही है, ठीक है। ब्रो हम अगर फिर इक्विवेलेंट होंगे तो सी बी और सी अपना सेम सेट में रहेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हाँ, पिछले वाले इक्विलेंस में अगर वो सेम सेट में हैं तो इक्विलेंट है, और इक्विलेंट है इधर तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो सेम सेट में आएंगे, ठीक है। ओके। अभी ये मैं फिर से पूरा समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा हैवी है। 3 इक्विलेंस फाइनली पहुंचते हैं। 3 इक्विलेंस में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बस ए कॉमा सी बचा है चेक करने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो टूट चुके हैं। अब हमको देखना है क्या क्या ए और सी अभी भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ए कॉमा सी हम ए सी चेक करेंगे, क्या चीज़, ए और सी आगे भी इक्विवेलेंस में ही है क्योंकि उन दोनों का पीस। देखते हैं चलो। देखो ए और सी, फिर देखो उनका बी और बी है, सी और सी है डेफिनेटली, क्योंकि बिल्कुल इक्वल ही है, तो हमको पिछला वाला वो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर चेक करना होता तो थर्ड इक्विलेंस में हम सेकंड इक्विलेंस के सेट्स चेक करते, ठीक है ना। और अगर बेसिकली किसी का आउटपुट ए और सी होता तो वो इक्विलेंट होते, बाकी कुछ भी और होता तो वो इक्विलेंट नहीं होते, क्योंकि फिर वो डिफरेंट सेट्स में होते। ये जो है ए कॉमा सी इक्विलेंट आया फिर से, और बाकी बी डी ई तो है ही अलग। तो इससे हमको क्या पता चला है, इससे हमको ये पता चला कि ये जो है और ज़्यादा इससे मतलब और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता इसका मतलब है कि हम पहुंच गए हैं अपने आंसर तक। अब क्या करना है तुमको, ये तुम्हारा अगर आंसर आ गया है, इसका बेसिकली ट्रांजिशन टेबल बनाओ, और चाहे तो फिर इसका एक डायग्राम भी बना दो, वो हम बना लेंगे अभी, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर अभी तुम ये बताओ यहाँ तक तुमको समझ में आया है कि नहीं, जहाँ पे नहीं आया है एग्जैक्टली बताओ, मैं बता दूंगा वो स्टेप, देख लो उसके इक्विवेलेंसी बाद। चेक करने का रूल्स क्या क्या था? पहले एक ये वो मुझे समझ में आया कि पिछले वाले सेट को चेक करते हैं, हाँ, और वो साथ में हमारा इनपुट 0 या फिर 1 में किसी एक में होना चाहिए इक्वल, तभी हम सेकंड स्टेट को चेक दोनों करेंगे। ऐसा है? दोनों में नहीं नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है। सेम जो 1 का है वही 0 का है, कि अगर अब यहाँ पे इन्होंने क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा है क्योंकि इसमें सारे बी दे रखे हैं तो मैं ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक हाँ, है। पर इसीलिए अगर कंफ्यूजन हो रही है। हाँ हाँ, पर अगर सपोज यहाँ पे बी और सी होता और इधर डी और सी होता, ऐसे 0 और 1, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, पहले ये चेक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या बी और सी सेम उसमें सेट में है, पिछली इक्विवेलेंस में। अगर सेम सेट में है तो बढ़िया, और डी और सी सेम सेट में है, हाँ तो बढ़िया। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा वो जो भी इसके इधर रहे होंगे ए और डी है जो भी है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों चेक करने भाई, हैं, दोनों सेम तरीके से चेक करने हैं। एक इमेजिनरी सा लेके समझाओ ना, वो अलग अलग लेकर। बताता हूँ मैं, देखो सपोज़ हमको इनपुट में मैं एक और ले सकता हूँ, इसका इसका एक बड़ा सा इसका है न्यूमेरिकल, चाहे तो मैं वो ले लेता हूँ इसके बाद, ठीक है। ऑलरेडी रुक सॉल्व जाओ, है तो उसी पे एक्सप्लेन कर दे, लिखने में टाइम लगेगा ना। ठीक है चलो, मैं रुक जाओ, मैं फिर वही खोलता हूँ एक सेकेंड ना। इसका एक बड़ा वाला जो है, जो एक्चुअली मैम हमको दे चुकी हैं उसमें, अम, इसी में दिया था मेरे ख्याल से, असाइनमेंट भी दिया था, कराया था। रुको मैं उसकी सीधे फ़ोटो खींचता हूँ और डालता हूँ इसके अंदर, एक सेकेंड।
हाँ एक सेकंड, मिल गया मुझको। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको? ठीक है, ये हाँ भाई क्वेश्चन है दिख रहा है। जैसे, है ना, ये क्वेश्चन है जैसे। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीरो इक्विवेलेंस निकालेंगे। ठीक है, जीरो इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को अलग कर देंगे। तो ये जो है सारे Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, नॉन फाइनल स्टेट्स में। ठीक है ना, नॉन फाइनल स्टेट्स में आ जाएंगे ये सब। तो ये Q0 अभी लिखूंगा नहीं मैं सब कुछ, समझ रहे हो ना तुम क्या आएगा? ठीक है, हाँ हाँ ये सब के सब नॉन फाइनल आ जाएंगे। और ये जो है इसमें कलर होगा ना डिफरेंस, हाँ, और ये जो है ये अलग सेट में आ जाएगा। ठीक है, रुको फिर ना मैं इसकी जो यूट्यूब वीडियो है उसी को खोल देता हूँ, इससे अच्छा तो, क्योंकि फिर उससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से सीधे इन्होंने जो ड्रॉ किए हुए हैं ना, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो मैं इधर वन इक्वलेंस टू इक्वलेंस देखता हूँ। देखो अब जैसे यहाँ पे वन इक्वलेंस के सेट बन गए, ठीक है, इन्होंने बनाए होंगे किसी तरीके से, इन्होंने बना लिया Q0, Q4, Q6, Q1, Q7, Q3, Q5, Q2। ठीक है, इन्होंने ये सब बना दिया है। अब सपोज मुझको चेक करना है, बताओ तुम बताओ कौन सा चेक करूँ मैं, कोई भी एक बताओ, तो कोई भी एक पेयर बताओ, उसको सेकंड इक्विवेलेंस में चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझको तो इक्विवेलेंस वन से थोड़ा बताना। इक्विवेलेंस वन से बताऊँ, ठीक है। देखो इक्विवेलेंस वन से, जैसे तुम्हारे पास ये दो ग्रुप्स हैं, ये दो सेट्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, वन इक्विवेलेंस में कोई भी दो मैं चेक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सपोज चेक करता हूँ Q0 और Q1। ठीक है, तो Q0 और Q1 अगर मुझको चेक करना है, Q0 और Q1 चेक करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरा माउस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है, Q0 और Q1 अगर तुमको चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम गौर फरमाओगे Q0 और Q1। ठीक है, Q0 और Q1 के तुम देखोगे, पहले तुम जीरो वाला देखोगे, Q1 और Q6 यहाँ लिखा है ना। ओके, फिर तुम पूछोगे कि क्या पिछली इक्विवेलेंस में Q1 और Q6 सेम सेट में हैं? चुप, हाँ, Q1 और Q6 क्या सेम सेट में है? तुम यहाँ देखोगे, Q1 Q6 सेम सेट में पिछली इक्विवेलेंस में। ठीक है, अभी हम वन इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं ना, तो हम जीरो इक्विवेलेंस देखेंगे। Q1 Q6 सेम सेट में, ठीक है, तो जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम आ गए वन पर, यहाँ जीरो वन की जगह ए और बी भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ गए वन पर, Q0 और Q1 का देख रहे हैं हम, तो Q5 और Q2 आया है उसका। अब हम देखेंगे, ओके Q5 Q2, क्या Q5 और Q2 पिछली इक्विवेलेंस में सेम सेट में है? ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे, ओके Q5 और Q2 यहाँ पर है, तो नहीं, ये दोनों सेम सेट में नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब Q0 और Q1 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। समझ रहे हो? Q0 और Q1 को इक्विवेलेंट होने के लिए Q1 और Q6 भी सेम सेट में होने चाहिए थे पिछले इक्विवेलेंस में, और Q5 और Q2 भी सेम सेट में होने चाहिए थे पिछले इक्विवेलेंस में। Q1 और Q5 को सेम सेट में होने की जरूरत नहीं है, Q6 और Q2 को सेम सेट में होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों से मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। Q1 और Q6 का हमको साथ में देखना है, Q5 और Q2 का हमको साथ में देखना है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने ये थोड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया था। वो ये चेक करती थी, अगेन ये चेक करना है तुमको वर्टिकल में। ठीक है ना, Q1 और Q6 क्लियर को हो गया तुमको भाई। चेक करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगला कुछ चेक कर, तो हमको पता चल गया भाई Q0 और Q1 जो है वो सेम सेट में नहीं है, तो Q0 को हम अलग ड्रॉ करेंगे, Q1 को हम अलग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या चेक किया, ये भी आदमी को चेक कर रहा होगा, इसने Q3 चेक किया। तो हाँ, अगर Q0 और Q3 चेक करते हैं, सपोज हम Q0 और Q3, तो हम देखेंगे ओके Q1 और Q2 ऑलरेडी हमको समझ में आ गया कि ये सेम सेट में नहीं होने वाले हैं या इक्विवेलेंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि Q1 और इधर Q2 आ गया। Q2 हमको पता है फाइनल स्टेट है, वो अलग सेट में था पिछले इक्विवेलेंस में। Q2 अलग है, Q1 अलग है, तो ये कंडीशन जो है वो यहीं पे डिससेटिस्फाई हो गई है। हमको दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया तो मतलब पूरा गलत है। तो Q0 और Q3 भी हमको पता चल गया है कि भाई साथ में नहीं आएंगे। इसका मतलब है मैं Q0 Q3 को Q0 वाले बक्से में नहीं डाल सकता, पर अभी मुझको ये नहीं पता कि मैं Q1 में डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता, तो मुझे Q1 के साथ चेक करना पड़ेगा। मैंने Q1 और Q3 को चेक किया,
सेम दिक्कत हो रही है, Q1 जो है वो Q6 में है और Q3 और मतलब ये Q1 और Q3 का यहाँ Q6 और Q2 आ रहा है और Q6 और Q2 जो है वो पिछले उसमें अलग उसमें है ना। यहाँ पे क्योंकि इसके पास Q2 है ना तो इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो Q6 और Q2 एकदम से गलत हो चुका है, मतलब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई, तो Q1 के साथ भी ये नहीं आएगा। तो ये Q1 की बिरादरी का नहीं है, Q0 की बिरादरी का नहीं है, तो ये अपना एक अलग ही वो खोलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम चेक करते रहेंगे औरों को। Q4 को हमने चेक किया तो Q0 के साथ आ गया, हमने चेक किया Q5 को तो Q3 के साथ आ गया। तो Q5 कैसे आ गया Q3 के साथ? हमने Q5 और Q3 को चेक किया तो Q5 Q3 दोनों Q2 यहाँ पर आ गए, है ना। Q2 है दोनों दोनों Q2 पाए यहाँ पे, दोनों सेम साथ में आ गए। तो पिछली इक्विवेलेंस में, तो इसका मतलब ये सेम सेट में आएंगे। मतलब अभी 0 को चेक किया है और 1 वाले में Q6 और Q6 है, Q6 और Q6 भी सेम है क्योंकि, तो वो सेम सेट में आएंगे। तो Q3 और Q5 जो है वो सेम सेट में आएंगे। और ऐसे यहाँ पे Q6 Q7 Q2 हमने सब कुछ चेक कर लिया और सब कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कैसे चेक कर रहे हैं? एक बार और बताओ हाँ। सेकंड इक्विवेलेंस में, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सेकंड इक्विवेलेंस का, ठीक है। सेकंड इक्विवेलेंस में हम जैसे चेक करेंगे, अब Q0 Q4 Q6 है तो इन्हीं को आपस में चेक करते रहो। Q0 और Q4 को चेक करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि देखो, ऐसा है कि ये जीवन है और ये दोस्त हैं और ये पूरा एक परिवार था, ठीक है। और जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती जाएंगी ये सब अलग अलग झुंडों में, मतलब इनकी दोस्ती जो है, इनकी रिश्ते टूटते जाएंगे। हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम इनको कितने उससे गुजार सकते हैं कि इनकी दोस्ती जमी रहे, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि ये इनके ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करो, ये ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करो, और तब तक तोड़ते रहो जब तक मतलब जितना फिर टूट ही नहीं रहे हैं तब तक तोड़ना है, ठीक है। तो क्या बचा है? Q0 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6। चलो गिरीश क्लास लगाने आला रे आज? क्या गिरीश का नहीं आला क्लास? पता नहीं अगेन। तो सेकंड इक्विवेलेंस पे अब हम क्या चेक करेंगे हम, ठीक है। अब हम बेसिकली हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी है, हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, हम और कठिनाइयाँ लाने की जीवन में हम देखेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टाइप के लोग होंगे वही सिर्फ लास्ट तक बच पाएंगे साथ में, ठीक है, जिनकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग होगी, जो जो अपनी मतलब पर्सनैलिटी में बहुत आइडेंटिकल होंगे। तो सेकंड इक्विवेलेंस में हमने क्या चेक किया? Q0 और Q4 चेक किया। तो Q0 और Q4, ठीक है। Q0 और Q4 का है Q1 और Q7। तो Q1 और Q7 क्या पिछले इक्विवेलेंस में, यानी कि अब 1 इक्विवेलेंस में साथ में थे। Q1 Q7 हाँ वो सेम सेट में, ठीक है, 0 की कंडीशन सेटिस्फाई। फिर क्या चेक करते हैं? Q0 और Q4। तो Q0 और Q4 में 1 में चेक करेंगे तो Q5 और Q5 अगेन Q5 और Q5 सेम ही चीज़ है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब Q1 और Q7 की दोस्ती जो है अभी भी बरकरार है, मतलब Q0 और Q4 की आई मीन, क्योंकि हमने Q0 और Q4 को चेक किया था। Q0 और Q4 अभी भी साथ में, ठीक है। अब हम Q4 और Q6 को देखते हैं, क्या ये अभी भी साथ में? क्या Q6 इनके साथ बना रहेगा? Q4 और Q6 को देखो, Q4 और Q6 का क्या आ रहा है? Q7 और Q6। क्या Q7 और Q6 पिछले इक्विवेलेंस में साथ में थे? Q7 Q6 नहीं, अलग थे। तो इसका मतलब यहीं से इसकी कंडीशन मतलब डिससेटिस्फाई हो गई। तो Q4 और Q6 साथ में नहीं होंगे अगले वर्ष में, तो Q6 को जो है निकाल दिया। देखो यहाँ पे इन्होंने अलग कर दिया, और ऐसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाते, ठीक है। ऐसे थर्ड इक्विवेलेंस में हम सेकंड का चेक करेंगे और करते जाएंगे, और फिर फाइनली हम इसका स्टेट ट्रांजिशन ये डायग्राम बना देंगे, और फिर उसका टेबल बनाएंगे, फिर डायग्राम बना देंगे। समझ में आया तुमको यहाँ तक? ये बताओ मैं एक एक करके और सारे के सारे क्या समझ में आ गया? अभी बताओ किसी को डाउट है इसमें अभी तक कुछ? नहीं नहीं। ठीक है, बस यही था इक्विवेलेंस मेनली। तो अभी यही था मेनली इक्विवेलेंस। वापस मैं अपना MS पेंट पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही किया है। अब करना क्या है? बेसिकली A, C ट्रांजिशन टेबल में तुम बनाओगे तो A, C B D E ऐसे करके जो है ऐसे बनाओगे 0 1, ठीक है।
और A कॉमा C में बेसिकली तुम वही लिखोगे जो उसमें लिखा था, क्या कहते हैं, मतलब जो भी A का आउटपुट था और C का आउटपुट था वो यूजुअली सेम ही होगा, या फिर कोई ग्रुप होगा। अगर A का सपोज, चलो इससे तुम्हें समझ नहीं आएगा, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ही थोड़ा गंदा है, इस वाले एग्जांपल से ही बता देता हूँ। जब तुम फिर टेबल बनाओगे ना, तो जैसे तुम्हारा फाइनली आंसर क्या है, यहाँ पे फाइनली आंसर आया ये वाला थर्ड इक्वेलेंस का, ये Q0 Q4 साथ में है, Q1 Q7 साथ में, Q3 Q5 साथ में। इसका ये मतलब है कि टोटल जो है हमारे 7 स्टेट्स से, लगभग 7 स्टेट्स के हमने 1 2 3 4 5 स्टेट्स में हम उसको मिनिमाइज कर दिया है। तो 7 की जगह अब हम 5 यूज़ कर रहे हैं। Q0 और Q4 बहुत सिमिलर है, इसलिए हमने उसको एक स्टेट मान लिया। Q1 Q7 बहुत सिमिलर है, इसलिए हमने उसको एक स्टेट मान लिया। Q3 Q5 बहुत सिमिलर है, इसलिए एक स्टेट मान लिया। ठीक है, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया है, और इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो ये तो पुरानी वाली ट्रांजिशन टेबल थी, यहाँ पे हमने नई वाली ट्रांजिशन टेबल बनाई है। देखो Q0 क्योंकि इनिशियल था, तो जिसके साथ भी वो होगा, जो नया स्टेट होगा, जिसके साथ भी जुड़ के वो बना है, वो पूरा का पूरा इनिशियल स्टेट बन जाएगा। जो जिसके अंदर भी फाइनल वाला होगा वो पूरा का पूरा फाइनल बन जाएगा। तो Q2 जैसे है वो अकेला ही है पर वो फाइनल है। Q6 Q1 Q7 Q3 Q5 इनको देखो हमने एक एक स्टेट की तरह इधर लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे Q0 Q4 है और आपको जानना है, ठीक है, Q0 Q4 में 0 में क्या आएगा, तो सिंपल है, Q0 का 0 क्या है, Q1, और Q4 का 0 क्या है, Q7। तो Q1 Q7 यहाँ पे हम लिख देंगे। समझ रहे हो, Q0 का 0 पे क्या आ रहा था, इधर देखो Q0 का 0 पे क्या आ रहा था, Q1, और Q7 का 0 पे क्या आ रहा था, सॉरी Q4 का 0 पे क्या आ रहा था, Q7। तो Q0 Q4 का हमने Q1 Q7 लिख दिया, और Q0 का 1 पे क्या आ रहा है, Q5, और Q4 का 1 पे क्या आ रहा है, Q5। तो हम यहाँ पे सीधे Q5 लिख देंगे। अच्छा Q3 है क्या, Q0 का, नहीं Q5 है। Q4 का इन्होंने गलत लिखा हुआ है अपने, इधर भी गलत कर रखा है। अच्छा नहीं ठीक है, हाँ नहीं सही किया हुआ है। Q5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि Q5 बचा नहीं है। अब Q5 Q3 ज्वाइन हो गया, तो अगर तुम यहाँ Q5 लिख रहे हो तो Q5 के साथ Q3 अपने आप आएगा, क्योंकि Q5 Q3 अब एक स्टेट बन गए। तुम चाहे तो उनको नए नाम भी दे सकते हो, उनको ABCDE भी दे सकते हो, उससे भी सिंपल हो जाएगा। पर यहाँ पे जब हमने लिखा है, क्या कहते हैं इसको, Q0 का 1 से Q5 आया, Q4 का भी 1 से Q5 आया, तो Q5 क्या है, बचा नहीं है। Q5 की जगह Q3 Q5 हो गया है, तो Q5 जहाँ पर आएगा वहाँ पे पूरा क्या पूरा Q3 Q5 आएगा। समझ गए, हाँ ठीक है। Q6 का 0 क्या है, Q6 का 0 Q6 है, ठीक है, और Q6 का 1 क्या है, Q6 का 1 Q4 है। Q4 अब बचा नहीं है, तो Q4 की जगह Q0 Q4 लिखेंगे पूरा का पूरा। तो Q6 की जगह हम लिखेंगे Q6, क्योंकि Q6 अभी भी सिंगल है, और इधर लिखेंगे Q0 Q4 पूरा। Q1 Q7 का देख लो, Q1 0 Q6 और Q7 0 Q6, तो इधर Q6 आएगा। Q6 अकेला है तो Q6 ही लिखेंगे खाली, और Q1 का 1 है Q2 और Q7 का 1 है Q2, तो फिर Q2 भी आएगा सिंगल। इधर क्या Q3 और Q5, तो Q3 का 0 है Q2 और Q5 का 0 है Q2, तो Q2 आएगा खाली, और इधर भी Q6, और फिर फाइनली Q2 का 0 Q0 है। Q0 अब Q4 के साथ है, तो Q0 Q4 आएगा पूरा का पूरा, और Q2 Q1 Q2, तो ठीक है, ओके। और इससे फिर तुम डायग्राम बना सकते हो पूरा का पूरा। ये तो तुमको बता ही दिया मैंने, टेबल से डायग्राम कैसे बनाना है। इधर तक समझ में आ गया सब कुछ? हाँ। बस ठीक है, आज मैं इतने ही पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे का ही पढ़ा रहा हूँ आज मैं, ताकि डाइजेस्ट हो जाए सारा का सारा। कल मैं NFA टू DFA ट्रांजिशन बताऊँगा, एप्सिलॉन NFA बताऊँगा, और हो सके तो मिलियन मोल भी बता दूँगा। ठीक है, ये सब UT1 में है क्या? हाँ UT1 ये बोल रहे, सब सॉरी यूट्यूब, मॉड्यूल 1 में। ये सब मॉड्यूल 1 में। ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू। अंशु, हाँ बता। हेलो अंश, अरे सुन ना, ये तुझे सीईओ का वाला आता है क्या, जो मेमोरी है ऐसी करने पड़ेगा। रुक जा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।